सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कुत्ते की दुम। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मौसम ठंडा और खुशगवार था। वो माह नवंबर के इब्तदाई अयाम थे। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो मुझे बताया गया कि करमदाद काफ़ी देर से मेरा मुंतज़िर है। काफ़ी देर से मुंतज़िर होने का मतलब था कि वो अल्लाह का बंदा अल सुबह ही थाने पहुंच गया था। मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, नसीर, तुम लोगों ने करमदाद से पूछा कि उसे क्या काम है? जी हाँ, नसीर ने बताया, हमने उसे कुरेदने की कोशिश की है। कहता है चींटियों ने उसके घर में रास्ता बना लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत सख्त परेशान है। इसी हवाले से वो आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आया है। मैंने चौंक कर कांस्टेबल को देखा और कहा, ये क्या बात हुई? क्या अब हमारे लिए थाने में यही काम रह गया है कि हम च्यूंटों और च्यूंटियों के खिलाफ रिपोर्टें दर्ज करते रहें? मैं करमदाद को अंदर भेजता हूँ जी। आप उससे खुद पूछ लें कि मामला क्या है। ठीक है, भेजो उसे अंदर। ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद शिकायत शुमार होती कि किसी शख्स को च्यूंटों और मकोड़ों वगैरह ने सताया हो और वो परेशान होकर उस वाकया की रिपोर्ट लिखवाने थाने आ पहुंचा हो। मैंने कांस्टेबल की बात सुन तो ली थी, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ उठ रही थी कि यह मामला मकोड़ों वगैरह तक महदूद नहीं होगा। करमदाद की इस परेशानी के पीछे कोई सनसनीखेज कहानी ज़रूर होगी। थोड़ी देर के बाद करमदाद मेरे सामने था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के करीब कायम किया। वो मुतनासिब बदन का मालिक एक सेहतमंद शख्स था। रंगत सांवली और कद दरमियाना। उसने हल्की फुल्की दाढ़ी रखी हुई थी। सर और दाढ़ी के बालों में सफ़ेद और काले बालों का तनासुब बराबर था। जब वो मेरे इशारे पर बैठ चुका तो मैंने पूछा, हाँ भाई करमदाद, क्या मसला है तुम्हारा? बात परेशानी वाली है जनाब। चूंटों ने मेरे घर में अपनी गुजरगाह बना ली है। अगर गर्मियों का मौसम होता तो मैं करमदाद की बात पर शायद ज़्यादा तवज्जो ना देता, क्योंकि गर्म मौसम में मक्खी मच्छर और चींटियों वगैरह का निकल आना और मखलूक खुदा के लिए परेशानी का बाइस बनना एक अहम सी बात है। लेकिन इन दिनों मौसम अच्छा खासा ठंडा था और इस किस्म की मखलूक़ात की सरगर्मियों की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की पैदा करदा हैं और इस कायनात में अपने अपने मखसूस हकूक़ रखती हैं। मैंने करमदाद के जवाब में उससे पूछा, ज़रा उस गुज़रगाह की वजाहत भी कर दो जो च्यूंटियों ने तुम्हारे घर में बनाई है। वो कहाँ से आते हैं और किधर को जाते हैं? जनाब, ये कमबख्त च्यूंटे मेरे घर की छत से उतर कर सेहन में आते हैं, फिर दरमियानी दीवार पर चढ़कर रमज़ानी के घर में चले जाते हैं। तो क्या वो च्यूंटे रमज़ानी के घर से वापस भी आते हैं कि या फिर सिर्फ वन वे ट्रैफिक है? वो शाकी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, थानेदार जी, आप मेरी बात को मजाक तो नहीं समझ रहे? नहीं करमदाद, मैंने कहा, कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है इसीलिए तो तुम मेरे पास आए हो ना। इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? ये अल्फाज मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहे थे, वरना हकीकत ये थी कि वो मुझे खिसका हुआ महसूस हुआ था। मैंने करमदाद की बात को मजाक नहीं समझा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं उसकी च्यूंटियों वाली शिकायत पर इतना संजीदा हो जाता जैसे किसी खतरनाक मुजरिम ने उसके घर में कोई संगीन वारदात कर दी हो। लेकिन इसके साथ ही लाशऊरी तौर पर मैं ये भी महसूस कर रहा था कि यह मामला च्यूंटों और मकोड़ों से बढ़कर है। क्या है? फिलहाल मैं इसका अंदाज़ा लगाने से कासिर था। थानेदार साहब, वो बोला, अगर गर्मी का मौसम होता तो मैं यही समझता कि धरती की गर्माइश ने उन्हें बिल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन आप खुद देख लें कि आजकल मौसम अच्छा खासा ठंडा है। वो च्यूंटे रमज़ानी के घर में सिर्फ जाते हैं, वहां से वापस नहीं आते। वो एक कतार की सूरत में बस चलते ही जाते हैं, जैसे वहां किसी इंसान ने उनके लिए दावत का इंतज़ाम कर रखा हो। करमदाद के आखिरी अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने उस पर जाहिर कुछ नहीं होने दिया। करमदाद से पूछा, यार तुम भी बड़े झल्ले हो। तुम खामखा थाने चले आए। तुम्हें चाहिए था कि रमज़ानी का दरवाज़ा खटखटाते और उससे जाकर पूछते कि यह माजरा क्या है। ये ख्याल मेरे जहन में भी आया था थानेदार जी, लेकिन मसला यह है कि रमज़ानी के घर पर ताला लगा है। ताला लगा है? कहाँ गया है वो? ये तो मुझे नहीं पता जनाब। रमज़ानी तो वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है जी। वो तो कई कई दिन अपने घर में भी नहीं आता।
उसकी बीवी और 1 साल का गोशी उसकी राह देखते रहते हैं। मुझे तो लगता है जनाब, नसीबो घर छोड़कर कहीं चली गई है और अपने साथ गोशी को भी ले गई है। जभी तो घर के दरवाजे पर ताला झूल रहा है। नसीबो से तुम्हारी मुराद रमजानी की बीवी है ना? जी, मैं रमजानी की बीवी ही की बात कर रहा हूँ। बड़ी ही सब्र वाली औरत है जनाब, जो उस शराबी कबाबी के साथ वक्त गुजार रही है। वो तो जी जुआ खेलता है, नशा करता है और पता नहीं कौन कौन से ऐब हैं उस कमबख्त में। लेकिन मजाल है जो नसीबो उसको छोड़कर जाए। मगर इस बार तो यही लगता है कि नसीबो ने हिम्मत कर ही ली। करमदाद ने मायनी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर एक मर्तबा फिर खामोशी इख्तियार कर ली। तो मैंने पूछा, क्या तुमने अपनी छत पर जाकर भी देखा था कि ये चूंटे कहाँ से आते हैं? नहीं जी, ये तो मैंने चेक नहीं किया। मैंने पूछा, तुम्हारे घर के पीछे भी किसी का घर जुड़ा हुआ है? नहीं जनाब, जिस लाइन में मेरा मकान है उसके पीछे अक्सर प्लाट खाली हैं और मेरे मकान के पीछे कोई घर नहीं। वहाँ किसी की 4-5 भैंसें बंधी रहती हैं। उन भैंसों का मालिक भी पिछली तरफ ही रहता है, उसका नाम इफ्तिखार महर है जी। करमदाद, तुम काम कम और बातें ज्यादा करते हो। तुमसे इतना तो हुआ नहीं कि अपने मकान की छत पर चढ़कर इस बात का जायजा ही ले लेते कि वो नामुराद चूंटे आते कहाँ से हैं। तुम चले आए हो सीधे थाने शिकायत करने। ये भी तो हो सकता है कि वहां तुम्हारे घर के पिछवाड़े कुछ गला सड़ा पड़ा हो और ये चूंटे उसे ढो ढो कर रमजानी के घर में जमा कर रहे हों। जब रमजानी घर वापस आएगा तो उसे पूरे घर से बदबू के भुभके उठते हुए महसूस होंगे। करमदाद, अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं अपने अमले को लेकर तुम्हारे घर पहुंचूं और हम सब मिलकर वहां डीडीपी का स्प्रे करें। ये थाना है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन का दफ्तर नहीं। जनाब, मेरे घर में किसी स्प्रे की जरूरत नहीं। मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े कम ही उधर का रुख करते हैं। मैं तो परेशान सिर्फ चींटों को देखकर हूं कि आखिर उन्हें क्या सूझी। चींटों के मिशन का अंदाजा तो मैं जाए वकुआ को देखने के बाद ही लगाऊंगा। करमदाद, तुम जल्दी से इस बात की वजाहत करो कि मुख्तलिफ नौयत के हशरातुल अर्ज तुम्हारे घर में क्यों नहीं आ सकते? क्या तुमने उनके खिलाफ किसी नागी बाबा से कोई सख्त किस्म की बंदिश करवाई है? वो दोनों हाथों अपने कान को लगाते हुए बोला, अल्लाह बचाए जी, इन जादू टूनों से। वो जो मैंने कीड़ों मकोड़ों वाली बात की है ना, मैंने अपने घर में तंबाकू का अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है। हम लोग तो तंबाकू की मखसूस बू के आदी हो चुके हैं, इसलिए नागवार नहीं लगता। लेकिन तंबाकू की जरासीम कुश और दाफे बदबू कीड़े मकोड़ों को उधर फटकने तक नहीं देती। अच्छा, तुमने अपने घर में तंबाकू क्यों भरा है? क्या करने का इरादा है तुम्हारा? वो जनाब, शायद आपको पता नहीं, मेन बाजार में मेरी तंबाकू की दुकान है। ज़रूरत के मुताबिक मैं तंबाकू दुकान में रखता हूँ, बाकी घर में जमा करके रखता हूँ। चंद माह पहले बरसात का मौसम गुजरा है। बरसात में मेरी दुकान की छत ने गड़बड़ कर दी और तंबाकू की भारी मिकदार गीली हो गई। उसके बाद ही मैंने तंबाकू का बड़ा स्टॉक घर में रखना शुरू कर दिया। वरना पहले तो तमाम का तमाम तंबाकू दुकान में ही रहता था। मैंने उसे कहा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम तंबाकू का कारोबार करते हो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? पहले तो मैंने सोचा कि इसे कह दूं कि जाओ यहाँ से और जाकर खुद ही अपने च्यूंटों से निपटो। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने उसे कहा, करमदाद तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने किस किस्म की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कीड़ों मकोड़ों और चींटियों के खिलाफ रिपोर्ट्स दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करना एक मजाक ही तो है। बज़ाहिर ये एक मजाक ही नजर आता था और उस वक्त मैं भी एक अजीब तजब्जुब का शिकार था कि मैं करमदाद के साथ उसके घर जाकर आखिर करूंगा क्या। लेकिन पता नहीं मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे इशारा दे रही थी कि मकोड़ों की उस कतार के पीछे कोई संगीन और खतरनाक कहानी छुपी हुई है। करमदाद बेचारे को खुद अंदाजा नहीं कि उसकी मामूली सी परेशानी कितने बड़े तूफान का पेश खैमा साबित होने वाली है। और वाकई मेरी छठी हिस्स ने जो कुछ भी कहा था, गलत नहीं कहा था। चूंटों और मकोड़ों के बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन चूंटियों के हवाले से मेरे एक सीनियर ने बड़े पते की बात की थी। उन दिनों मैं एक आम पुलिस वाला होता था और थानेदारी जैसे फराइज मनसबी मुझे अभी सौंपे नहीं गए थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कांस्टेबल ही के ज़माने से मुझे सीनियर अफसरान के साथ उठने बैठने का मौका मिलता रहा था। हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने चूंटियों की आदत और नफ्सियात के बारे में बताया था कि ये खाने का शौक नहीं रखती, बल्कि मुख्तलिफ इकसाम की खुराक की खुशबू सूंघ कर ही इनका पेट भर जाता है।
یہ جو खुराक मुंह में दबाकर एक तरफ से दूसरी जानिब आती जाती दिखाई देती हैं, वो उनके खाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये इसे ढो ढो कर अपने बिलों में जमा करती रहती हैं और फिर खुराक की बू सूंघ सूंघ कर बकौल शख्स से गुजारा करती हैं। अगर इस असूल को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं करमदाद की परेशानी पर गौर करता तो यही बात समझ में आती कि वो चूंटे उसके घर के पिछवाड़े से कोई शय जोरों की शक्ल में अपने मुंह में दबा कर रमजानी के घर में जमा कर रहे थे। लेकिन एक बात मुझे उलझा रही थी। रमजानी ने बताया था कि चूंटे उसके घर से गुजरकर रमजानी के घर की तरफ जाते हैं मगर वापस नहीं आते। ये बात हजम होने वाली नहीं थी, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता। जो भी हो रहा था उसका सही अंदाजा जाए वकुआ का जायजा लेने के बाद ही लगाया जा सकता था। यही सब सोचते हुए मैं करमदाद के साथ चल पड़ा। उन दिनों मैं टोबा टेक सिंह के एक थाने में तैनात था। ये थाना शहरी हदूद में वाक़या था, ताहम टोबा टेक सिंह का शहरी हिस्सा ज़ाहिर है लाहौर और कराची का तो मुकाबला नहीं कर सकता। हर जगह मुकाम और इलाके की एक अपनी अहमियत होती है। ये अलग बात है कि कोई जगह मुकाम या इलाका दूसरे के मुकाबले में छोटा या बड़ा हो सकता है। करमदाद का घर महल्ला सऊदाबाद में वाक़या था। हम रास्ते भर उन्हीं चियोंटियों के बारे में बातें करते आए थे। मैं उसकी गली में दाखिल हुआ तो पूछा, करमदाद, तुमने चियोंटियों को भगाने के लिए कुछ किया नहीं था? जनाब, मैं तो आपके पास बिल्कुल आखिर में आया हूँ। हमने उन चींटियों की कार्रवाई को रोकने के लिए हर कोशिश करके देख ली। उन पर गर्म पानी डाला गया, चप्पल से मारा गया। किसी ने बताया कि मिट्टी का तेल डालो, वो भी करके देख लिया। किसी ने फिनाइल वाले पानी की तजवीज़ दी, उस पर भी अमल किया गया। लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम रही। ऐसे लगता है जैसे कोई अनदेखी मकनातीसी कुव्वत उन्हें खींच खींच कर रमजानी के घर लेकर जा रही है। कोई रुकावट उनकी धुन में खलल नहीं डालती। वो हर शय से बेनियाज चले जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। उसने बात खत्म की और एक दरवाजे के सामने रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरा घर है जनाब। उसने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। 5 सेकंड के बाद एक अधेड़ उम्र औरत ने दरवाज़ा खोला। करमदाद ने बताया कि वो औरत उसकी बीवी इनायत बीबी थी। इनायत बीबी की उम्र 35 के करीब करीब होगी। उनकी औलादों में सिर्फ 2 बेटे थे, 9 साला फैजान जो चौथी जमात का तालिब इल्म था, और 5 साला कामरान जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। वो अपने बड़े भाई फैजान के पास घर ही में पढ़ता था। मैं करमदाद की मैयत में जाए वकुआ पर पहुंच गया। कमोबेश 6 मरले कताए ज़मीन पर तामीर शुदा वो घर उन 4 अफराद की ज़रूरत के लिए काफ़ी था। मकान की मगरबी दीवार के साथ कोई तामीर नज़र नहीं आती थी। 8 फुटी ये दीवार करमदाद और रमज़ानी के घर की मुश्तरका दीवार थी, और उसी दीवार के आर पार उन चींटियों ने अपनी सरगर्मी जारी रखी हुई थी। मैं जब करमदाद के पीछे दाखिली दरवाजे से सहन में पहुंचा तो मुझे घर के अंदर एक अजीब सी बू फैली हुई महसूस हुई, जिसे मैं किसी भी सूरत में खुशगवार नहीं कह सकता। मैंने जब करमदाद से पूछा तो उसने कहा, थानेदार जी, मैंने आपको थाने में बताया था ना कि मैंने अपने घर में तंबाकू का अच्छा खासा स्टॉक रखा है। ये बू उसी की होगी। हम तो जी उस बू के आदी हो गए हैं, बल्कि ये हमारे दिमागों में रच बस गई है और अब हमें महसूस भी नहीं होती। आप चूंकि पहली बार आए हैं ना, इसलिए आपको ज्यादा ही आ रही हैं। मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां मकोड़ों की कतार को बड़ी आसानी से देखा जा सकता था, और मैंने देखा वो मकोड़े बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ अपने काम में लगे हुए थे। करमदाद के घर में बरामदे के इख्तिताम पर 3 सतून बने थे। उन गोल सतूनों ने बरामदे की छत का सामने वाला हिस्सा ऊपर सहार रखा था, और जो सतून मगरबी दीवार के करीब तर था, वो चूंटे उसे सीढ़ी बनाकर सहन से छत की तरफ जा रहे थे। जी हाँ, जा रहे थे। यानी उनका रुख रमजानी के घर से करमदाद के सहन और फिर सहन से छत की जानिब था। जबकि थाने में करमदाद ने बताया था कि वो नामुराद मकोड़े उसकी घर की छत से उतर कर सहन में आते हैं और फिर दरमियानी दीवार अबूर करके रमजानी के घर की तरफ जाते हैं। गोया वकुआ और उसके बयान में ज़मीन आसमान की दूरी वाक़या थी। जब मकोड़ों की नकलो हमल के हवाले से एक नई हकीकत मुझ पर आश्कार हुई तो मैंने करमदाद से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? यही जी कोई 45-46 साल। मैंने मजीद कहा, इस उम्र में इंसान की निगाह इतनी ख़राब तो नहीं होती। जनाब, मेरी दोनों नज़रें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं ऐनक लगाए बगैर कुरान पाक की तिलावत कर सकता हूँ। अच्छी बात है, कलाम इलाही की तिलावत करो, चाहे ऐनक लगाकर या बगैर ऐनक के। मेरा इशारा दरअसल कुछ और था।
क्या जनाब? मैंने सतून पर मुतहर्रिक मकोड़ों की कतार की सिमत उंगली से इशारा किया। मुझे लगता है तुम्हारी नज़र ही नहीं बल्कि दिमाग का भी खाना खराब हो चुका है। वो उलझ गया। जनाब, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। इन मकोड़ों को गौर से देखो करमदाद, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रमजानी के घर जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। ओ, ये तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये रमजानी के घर से निकलकर तुम्हारे सहन में आते हैं और फिर इस स्तून के जरिए छत पर जाते हैं। जबकि तुमने बताया था, वो जी, उस वक्त तो ये चूंटे उधर ही जा रहे थे। इनका भी कोई दीन ईमान नहीं है। इन बेचारों का दीन भी है और ईमान भी। लेकिन लगता है तुम्हारे पास अकल है और ना बसारत। वो हवनकों की तरह मुझे देखने लगा। मैंने छत का रुख करने से पहले रमजानी के घर का जायजा लेना जरूरी समझा था, और करमदाद के बकौल वो घर बंद पड़ा था। मैं मकोड़ों की कतार के साथ पीछे की जानिब बढ़ा और उस दीवार के पास पहुंच गया जिससे गुजरकर वो करमदाद के सहन में उतर रहे थे। और उसी लम्हे मुझे वो अजीबो गरीब बू दोबारा महसूस हुई जो करमदाद के सहन में कदम रखते वक्त नथनों के रास्ते मेरे दिमाग तक पहुंची थी। मेरे दिमाग में सुर्ख बत्ती सी जलने बुझने लगी। मैंने मज़कूरा दीवार की सिमत नाक उठाकर और नथने फुलाकर पूरी तवज्जो से सूंघने की कोशिश की, और अगले ही लम्हे मुझे यकीन हो गया कि वो नागवार बू रमजानी के घर की तरफ से आ रही थी। मैंने करमदाद की जानिब देखते हुए कहा, करमदाद, रमजानी के घर में कोई गड़बड़ है। ये बदबू उधर से आ रही है। कौन सी बू जनाब? तंबाकू को सूंघ सूंघ कर तुम्हारी नाक और दिमाग बंद हो चुके हैं करमदाद। हमें फौरी तौर पर रमजानी के घर में दाखिल होना होगा ताकि पता चले ये मकोड़े वहां से क्या ला रहे हैं। मुझे यकीन है कोई सनसनीखेज इंकशाफ होने वाला है। हम रमजानी के घर में दाखिल कैसे होंगे थानेदार साहब? वो लोग तो घर पर नहीं। बाहर दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा है। मेरे जी में आई कि उसे बहुत जोर से झिड़क दूं। पता नहीं वो किस दुनिया में रहता था। लगता था तंबाकू बेच बेच कर और सूंघ सूंघ कर खुद भी तंबाकू की चिलम बन चुका था। डांट डपट के बजाय मैंने उससे कहा, करमदाद, जो चीज बंद हो उसे खोला भी तो जा सकता है, और मैं रमजानी का घर तुम्हारे सामने खोलूंगा। तुम जरा रमजानी के उधर वाले पड़ोसी को बुला लाओ। रमजानी के घर के एक जानिब तो करमदाद का मकान था और दूसरी तरफ जो शख्स आबाद था उसका नाम बाद में याकूब मलही मालूम हुआ। मैं उन दोनों पड़ोसियों की मौजूदगी में ताला तोड़कर रमजानी के घर में दाखिल होने का इरादा कर चुका था, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वहां सनसनीखेज इंकशाफात मेरे मुंतजिर होंगे। जो मखसूस बदबू मेरी नाक के जरिए मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी, वो वहां पर कई अनकही तशवीशनाक कहानियों को जन्म दे रही थी। करमदाद ने मेरे हुक्म पर फौरन असबात में गर्दन हिलाई और घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं भी उसकी तकलीद में चल पड़ा। अगले ही लम्हे हम दोनों गली में थे। गली में खड़े होकर मकानों की तामीराती तकसीम से अंदाजा होता था कि रमजानी का घर बमुश्किल 3 मरले का होगा, जबकि याकूब मलही का मकान लगभग 5 मरले जमीन पर बना था। और करमदाद के घर की तफसील तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। रमजानी का बंद घर याकूब और करमदाद के घर के दरमियान में वाक़या था। करमदाद जल्दी से याकूब मलही को बुला लाया। याकूब की उम्र 55 के आसपास होगी। वो दराज कामत और मुतनासिब जिस्म का मालिक था। उसने शरई दाढ़ी रखी हुई थी जिसमें सफ़ेद बाल भी झलक रहे थे। वो सूरत शक्ल से और रख रखाव से एक मुअज़्ज़िज़ आदमी लगता था। करमदाद ने बताया कि वो सऊदाबाद की मदीना मस्जिद में पेश इमाम भी था। मैंने याकूब मलही को मौजूदा सूरत हाल से मुख्तसर अल्फाज में आगाह किया और पूछा, क्या आपके घर में भी ये चूंटे किसी किस्म की सरगर्मी दिखा रहे हैं? नहीं जनाब, मेरी तरफ तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने मजीद पूछा, मौलाना, क्या आपको रमजानी के घर की तरफ से किसी किस्म की बदबू वगैरह आ रही है? थानेदार साहब, रमजानी जिसका नाम है ना, ये बहुत ही गंदा इंसान है। वो चेहरे पर नागवारी के तासुरात सजाते हुए बोला। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, पर उसकी खोपड़ी में मेरी बात ठहरती ही नहीं, और वो अपनी गलीज हरकतों से बाज नहीं आता। ये जो आपने बदबू के बारे में पूछा है ना, जनाब, मैं तो जब उसका नाम सुनता हूँ, उसका तसव्वुर करता हूँ, तो उसका स्याह आमाल नामा मेरी निगाह में घूम जाता है, और यकीन करें, मुझे एक नागवार सी बू का एहसास होने लगता है। मैंने उससे पूछा, आपको कुछ अंदाजा है कि रमजानी का घर कब से बंद है? मैं तो जी पिछले 3-4 दिनों से यहाँ ताला देख रहा हूँ। मैंने पूछा, आप रमजानी के पड़ोसी हैं, आपको तो पता होगा कि वो बीवी बच्चे लेकर कहाँ गया है।
नहीं जनाब, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं। वैसे भी मैं उन लोगों के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता। अलबत्ता मेरी घरवाली रमज़ानी की बीवी नसीबों से मेल मुलाकात रखती है और उसी की ज़बानी मुझे उनके हालात की खबर मिलती रहती है। लेकिन अफसोस कि इस वक्त सफ़िया भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो पिछले एक हफ्ते से अपने मैके झांक गई हुई है। सफ़िया यकीनन याकूब की बीवी का नाम था। बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ कि वो एक बेऔलाद जोड़ा था। उनकी शादी को कमोबेश 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन औलाद के हवाले से अभी तक कुदरत उन पर मेहरबान नहीं हुई थी। बस तो फिर एक ही सूरत बाकी रह जाती है। मैंने रमज़ानी के दोनों पड़ोसियों से कहा कि रमज़ानी के घर का ताला तोड़कर अंदरूनी हालात का जायज़ा लेना होगा, ताकि पता चले कि मकोड़े उधर करने क्या जाते हैं और वहाँ से लेकर वापस क्या आते हैं, और वहाँ से ये बू किस किस्म की उठ रही है। मैंने करमदाद को भेजकर एक हथौड़ा मंगवाया और थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं रमज़ानी के घर का बैरूनी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। वजनी हथौड़े की कारी ज़रबों से ताला तो नहीं टूट सका, अलबत्ता वो कुंडी जड़ से उखड़ गई जिसमें मज़कूरा सख्त जान ढीठ किस्म का ताला लगा हुआ था। बहरहाल मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया था। रमज़ानी वाले घर का रकबा चूंकि कम था, इसलिए वो मकान पतला और लंबूतरा सा लग रहा था। बैरूनी दरवाज़ा खोलकर हम सहन में आ गए। मेरे कदम बेसाख्ता उस दीवार की जानिब उठने लगे जो करमदाद के घर की जानिब थी। वो दोनों भी मेरे पीछे उधर ही बढ़ते आए। मैं दीवार के नज़दीक पहुंचकर मकोड़ों का जायज़ा लेने लगा। वो बड़ी सूरत से कतार बनाए दीवार पर चढ़कर करमदाद के घर में उतर रहे थे। मैं उस ट्रैफिक की मुखालिफ सिमत बढ़ने लगा, यानी जिधर से वो मकोड़े आ रहे थे। रमज़ानी के घर में मुख्तसर से सहन के इख्तिताम पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था, ताहम उस पर ताला नज़र नहीं आ रहा था। वो शरीर मकोड़े उसी बंद दरवाजे के नीचे से निकलकर दीवार की सिमत बढ़ रहे थे। इसका मतलब यही था कि जो भी रोंगटे खड़ी कर देने वाला मामला था, वो उसी बंद दरवाजे के अकब में था। और एक बात मैंने जो ख़ास तौर पर महसूस की कि वो नागवार बू जो मैंने करमदाद के घर में महसूस की थी, रमज़ानी के घर में आने के बाद उसका एहसास बढ़ गया था। मैंने करमदाद से कहा, कमरे का दरवाज़ा खोल दो, और इससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे तंबाकू में बसे हुए दिमाग तक बदबू पहुंची कि नहीं। वो सूंघते हुए और नथने फुलाते हुए बोला, जी कुछ अजीब सा महसूस तो होता है। मुबारक हो, मैंने कहा, और अब दरवाज़ा खोलो। जब करमदाद ने दरवाज़ा खोला तो एकदम बदबू का एक तेज भभूका निकलकर हमारी सांसों से टकराया। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि ये ताफुन जिस भी शय से उठ रहा था वो इसी कमरे में थी। मैं नाक पर रुमाल रखकर कमरे में दाखिल हुआ। करमदाद और याकूब ने भी मेरी तकलीद की, ताहम करमदाद ने नाक को ढांपने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैंने सेकंड के 10वें हिस्से में उकाबी निगाह से उस कमरे का जायज़ा ले लिया, मगर वहां कोई भी काबिल गिरफ्त शय दिखाई न दी। कमरे की दरवाजे वाली दीवार ही में एक खिड़की भी मौजूद थी जो कि बंद थी। कमरे में रोशनी का रास्ता साफ करने के लिए मैंने उस खिड़की को खोल दिया। खुली हुई खिड़की और दरवाजे में से रोशनी की इतनी मिकदार अंदर आने लगी जिसमें मकोड़ों के मुकाम आगाज तक बआसानी रसाई हासिल कर सकता था। मालूम हुआ वो अल्लाह की मखलूक पिछली दीवार में मौजूद एक दरवाजे के नीचे से निकलकर इस कमरे में पहुंच रही थी। मैंने चौंक कर करमदाद की तरफ देखा और पूछा, क्या इस कमरे के पीछे कोई स्टोर वगैरह है? ये आगे पीछे के दो कमरे हैं जनाब, करमदाद ने बताया। इतने छोटे मकान में इसी तरह दो कमरों की गुंजाइश निकाली जा सकती थी। उस कमरे की खिड़की और दरवाजे को भी खोल दो, मैंने कहा। सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, जल्दी करो। और फिर मज़कूरा कमरे की खिड़की और दरवाज़ा खुलने के बाद जो हकीकत तलू हुई वो मेरी छठी हिस्स की निशानदही के ऐन मुताबिक रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दरमियानी दीवार वाली खिड़की और दरवाजे में से अंदर पहुंचने वाली रोशनी में मैंने जो दिल लर्जा देने वाला मंजर देखा, उसने एक लम्हे के लिए मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने अपनी पेशा वाराना जिंदगी में एक से बढ़कर एक इबरतनाक और वहशतनाक मनाजिर देखे थे, लेकिन वो मंजर अपनी हैबत और दहशत के हवाले से सब पर सबकत ले गया था। कमरे के वस्त में एक औरत इस तरह चित लेटे थी कि उसके सीने पर से कमीज पूरी तरह हटी हुई थी, जिसकी वजह से छाती बरहना हो रही थी, और मैं एक नज़र देखकर 101% वसूख के साथ ये दावा कर सकता था कि उसे मुर्दों के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार किए 2 दिन से ज़्यादा का अरसा हो चुका था। करमदाद और याकूब ने मेरे इस्तफसार पर तस्दीक की कि वो बदनसीब औरत रमज़ानी की बीवी नसीबो थी।
इसी मंजर का एक और हिस्सा कलेजा फाड़ देने वाला था। नसीबों की अकड़ी हुई बरहना लाश से थोड़े से फासले पर खिड़की वाली दीवार के पास एक नन्ही मुन्नी सितम रसीदा लाश भी पड़ी थी। वो एक साला आफताब उर्फ गोशी था, जिसकी आंखें हलकों से बाहर उबली हुई थीं। मैंने उस ताफुन ज़दा माहौल में नाक को रुमाल से दबाकर गोशी की लाश का मुआयना किया, तो उसके पेट की हालत देखकर मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत महसूस ना हुई कि उसके पेट और सीने पर किसी ने ज़ोरदार लात मारी होगी और उस मोहलिक ज़र्ब से उस मासूम जान को इतनी तकलीफ पहुंची होगी कि वो शायद सांस लेना भूलकर रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई होगी। मैं इस दो लाशों वाले जिगर पाश और रूह फरसा मंजर की मजीद तफसीलात बयान करने से कासिर हूँ, क्योंकि ये उन लाशों की बेइज्जती और बेहुरमती के मुतरादिफ होगा, इखलाकियात जिसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। बस इतना समझ लें कि वो मकोड़े उन्हीं लाशों के रेशों की सूरत को किस्तों में उसे कमरे से उठाकर करमदाद के घर के पिछवाड़े पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश के दौरान में उन्होंने गोशी और नसीबों की लाशों का जो हशर किया था, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैंने पहली फुर्सत में थाने से अमले के दो अफराद को जाए वक़ुआ पर तलब किया और ज़रूरी कार्रवाई के बाद नसीबों और गोशी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ज़िलाई हस्पताल भिजवा दिया। बदनसीब नसीबों की लाश के इब्तदाई मुआयने से मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि उसे कत्ल नहीं किया गया था। वैसे उसकी मौत के सबब और वक़ुआ पजीरी के बारे में हतमी तौर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बता सकती थी। अलबत्ता बेचारे मासूम गोशी की मौत के हवाले से मेरा जहन साफ था। उसका पिचका हुआ पेट और कुचली हुई पसलियां बड़ी खुली और भयानक कहानी सुना रही थीं। इस सिलसिले में किसी गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं करमदाद और याकूब के साथ रमज़ानी के घर के मुख्तसर से सहन में खड़ा था। ये दोनों उन माँ बेटे के पड़ोसी थे और उनसे ज़्यादा उन दोनों के बारे में और कोई नहीं जानता था। लिहाजा दो लाशों का मुअम्मा हल करने के लिए मुझे उन्हीं से पूछताछ करना थी। मैंने करमदाद की तरफ देखते हुए सादा लहजे में कहा, चलो, तुम्हारा मसला तो हल हुआ। अब ये मकोड़े तुम्हारे घर से रुखसत हो जाएंगे। इनके लिए रमज़ानी के घर में दिलचस्पी का सामान जो मौजूद नहीं रहा। तुम तो खुश हो ना? जनाब, ये बात तो सच है कि च्यूंटे मेरे घर की जान छोड़ देंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में खुश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने खुद देखा है ना कि अभी अभी दो लाशें यहाँ से उठाई गई हैं। ऐसे में कोई किस तरह खुश हो सकता है? मैंने कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे उस शख्स की तलाश है जिसने दो जीते जागते इंसानों को मौत के हवाले कर दिया। मेरा मतलब तो तुम समझ गए हो ना? याकूब बोला, मुझे तो ये सब उसी बदबख्त रमजानी का किया धरा लगता है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, करमदाद ने कहा। और मैंने भी बारी बारी करमदाद और याकूब की आंखों में देखते हुए कहा, तुम दोनों रमजानी के पड़ोसी हो, लिहाजा तफ्तीश का आगाज तुम ही से करूंगा। तुम लोग बताओ कि रमजानी कहाँ गया है, या उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। जनाब, मैं तो उसके मुंह भी लगना पसंद नहीं करता। मौलाना याकूब मलही ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो शराबी कबाबी और जुएबाज कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों से कुछ भी بعید नहीं। ठीक कहते हो मौलवी साहब। करमदाद ने शाकी नज़रों से याकूब की तरफ देखते हुए कहा, आप रमज़ानी को मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे, और आपकी बीवी की नसीबों के बगैर रोटी हजम नहीं होती थी। सबसे ज्यादा आप ही लोग के एहसानात थे उन पर। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि सफ़िया नसीबों का बहुत ख्याल रखती थी। सफ़िया एक खुदा तरस और हमदर्द दिल रखने वाली औरत है, और रमज़ानी ने नसीबों और गोशी की जो हालत बना रखी थी, वो तो बड़ी अफसोसनाक और काबिल रहम थी। जो भी देखता और जो भी सुनता उसका दिल कट जाता। पड़ोसी होने के नाते हम दोनों पर वाजिब था कि उन सितम रसीदा माँ बेटे का ख्याल रखें। मैंने कहा, मुझे जल्द अज जल्द रमज़ानी तक पहुंचना है। आप इस सिलसिले में मेरे साथ क्या ताउन कर सकते हैं? जनाब, मैं तो माजरत चाहूँगा, मौलाना ने कहा। अगर करमदाद कोई मदद कर सके तो मुझे खुशी होगी। वैसे मैं आपको एक इशारा दे दूँ। कौन सा इशारा मौलाना साहब? अगर आप रमज़ानी के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं तो उसके साथियों से कुरेदें। कौन से साथी? वही साथी जिनके साथ उसका उठना बैठना था। वो ऐसे साथियों को क्या कहते हैं? हाँ जी, हम प्यालाओ हम निवाला। अगर आपने इतना बता दिया है तो उसके किसी साथी की भी निशानदही कर दें मौलाना साहब। मेरे इल्म के मुताबिक उसका ज्यादा मेल जोल सांवल नामी एक बंदे के साथ था, उसने बताया। मैंने रमजानी के घर से बाहर निकलते हुए याकूब से पूछा कि ये सांवल कहाँ मिलेगा।
سانول سبزی منڈی میں ایک آڑتی نوابدین کے پاس کام کرتا ہے جناب۔ سانول وہاں پانڈی ہے یعنی پلے دار مزدور ہے، اور منڈی کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ادھر ہی پایا جاتا ہے۔ ہم رمضانی کے گھر سے باہر آ گئے تھے۔ میں نے کرمداد سے کہا، یہ مکان رمضانی کا اپنا تھا یا وہ یہاں ایک کرائے دار کی حیثیت سے رہتا تھا؟ جناب، ایک جواری اور شرابی کے پاس اپنا مکان کہاں ہوتا ہے؟ کرمداد نے جواب دیا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے وہ یہاں کرائے پر رہ رہا تھا؟ جی ہاں۔ میں نے پوچھا، اس گھر کا مالک مکان کون ہے؟ غفور شاہ، یعقوب نے جواب دیا۔ وہ مدینہ مسجد کے قریب ہی رہتا ہے، مجھے ادھر ہی جانا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے آپ کے پاس بھیج دوں؟ ہاں، آپ یہ کام ضرور کریں، اور اسے یہ بھی کہیں کہ آتے ہوئے ایک تالا اور کسی ایسے شخص کو ساتھ لے آئے جو کنڈی وغیرہ لگانے کا کام جانتا ہو۔ جائے وقوعہ کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مولانا یعقوب وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کرمداد سے کہا، آؤ اب تمہارے گھر کا معائنہ کرتے ہیں۔ میرے گھر کا معائنہ؟ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں کرمداد، مجھے تمہارے گھر میں ان ماں بیٹے کے قاتل کو تلاش نہیں کرنا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکوڑوں نے تمہارے گھر کی جان چھوڑی یا نہیں۔ 1 منٹ کے بعد میں دوبارہ کرمداد کے گھر میں تھا۔ میں نے اندر آتے ہی کرمداد سے پوچھا، تمہارے گھر کی چھت پر جانے کا راستہ کدھر سے ہے؟ وہ مجھے بیٹھک کے اندرونی جانب والے کونے پر لے آیا اور اشارے سے بتایا، جناب، اس سیڑھی کے ذریعے ہم چھت پر چڑھتے اترتے ہیں۔ آپ چونٹیوں کو دیکھنے کے لیے چھت پر جانا چاہتے ہیں نا؟ بالکل کرمداد۔ وہ 5 قدم کی سیڑھی تھی جو صحن سے اس چھت پر پہنچاتی تھی، جس نے باتھ روم اور باورچی خانے کو اپنے سائے میں لے رکھا تھا۔ یہ چھت بیٹھک اور دیگر کمروں کی چھتوں کی بنسبت نیچی تھی، اور اس کے ایک کونے میں 2 قدم کی سیڑھی رکھی نظر آ رہی تھی، جس کی مدد سے بآسانی باورچی خانے کی چھت پر سے عقبی کمروں اور برآمدے کی چھت پر جایا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں آگے پیچھے سیڑھی چڑھتے ہوئے پہلے نیچی چھت اور پھر کمروں کی چھت پر پہنچ گئے۔ میں نے چھت کے مغربی سمت والے کنارے کا رخ کیا، کیونکہ میں نے صحن میں دیکھ لیا تھا کہ ان مکوڑوں کی قطار اسی جانب سے اوپر آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کی آمد و رفت کے اصل سبب کو جائے وقوعہ سے ہٹوا کر سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا، لہٰذا ان کی سرگرمی میں کمی واقع ہونا لازمی بات تھی، اور یہی متوقع صورتحال وہاں چھت پر بھی مجھے نظر آئی۔ بس چند گنے چنے چونٹے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی نہایت ہی سست روی کے ساتھ۔ میں نے کرمداد کے گھر کے پچھواڑے میں جھانک کر دیکھا، وہاں کسی افتخار مہر نامی شخص کی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ بظاہر خالی یعنی غیر تعمیر شدہ پلاٹ کسی باڑے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں کی زمین ایسی گندی اور گوبر زدہ تھی کہ مکوڑوں اور چیونٹیوں کی سرگرمیوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ چند منٹوں کے بعد میں چھت سے نیچے اتر آیا۔ کرمداد کا بڑا بیٹا فیضان اسکول گیا ہوا تھا اور چھوٹا کامران گھر میں ہی تھا۔ ہم نیچے آئے تو کامران ہمارے پاس آیا اور اپنے باپ سے مخاطب ہوا، ابا، آپ کو اماں بلا رہی ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا، کرمداد جاؤ، پہلے اپنے گھر والی کی بات سن لو۔ اس نے کہا، 1 منٹ جناب، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ 1 منٹ سے بھی پہلے واپس لوٹ آیا اور مجھے کہنے لگا، آئیں جناب، ہم بیٹھک میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ خیریت تو ہے نا کرمداد؟ خیریت ہی ہے جی۔ وہ دراصل میری گھر والی نے آپ کے لیے ناشتے پانی کا بندوبست کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بیٹھک میں لے جا رہا ہوں۔ ناشتہ تو میں کر چکا ہوں کرمداد۔ ہاں البتہ پانی ضرور پیوں گا، میں پیاس محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے چند لمحات میں اس بیٹھک کا جائزہ لیا۔ وہ ایک عام سی بیٹھک تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کرمداد واپس آیا تو اس نے مخصوص کپڑے سے ڈھکی ہوئی ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ وہ مذکورہ ٹرے کو میرے سامنے رکھنے کے بعد خود بھی ایک کرسی کھینچ کر قریب ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیں جی تھانے دار صاحب، بسم اللہ کریں۔ کرمداد کی بیوی عنایت بی بی نے ناشتے پانی کے نام پر کھانے پینے کا اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ اس ٹرے میں گرما گرم پراٹھے، آملیٹ، حلوہ پوری، چائے اور لسی وغیرہ سب کچھ تھا۔ میں نے پانی والے جگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کرمداد، باقاعدہ ناشتے کی تو بالکل گنجائش نہیں۔ میں تمہارے گھر سے ایک گلاس پانی اور ایک کپ چائے البتہ ضرور پی کر جاؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں اور تمہاری بیوی کو بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ میں نے پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو اٹھاتے ہوئے کہا، رمضانی کو تمہارے پڑوس میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ یہی جی کوئی 2 سوا 2 سال، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، 2 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے کرمداد، اور اگر کوئی فیملی اتنے عرصے تک کسی کے پڑوس میں آباد رہے تو اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔
تم اور تمہاری بیوی پوری دیانتداری سے مجھے رمضانی اور اس کے بیوی بچے کے بارے میں بتاؤ گے، سب کچھ اور پوری تفصیل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جناب، آپ ناشتہ کر لیں، پھر میں عنایتہ کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں، ہمیں جو بھی معلوم ہوگا وہ آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ جب ناشتہ حسب خواہش ختم ہوا، ادھر غفور شاہ تالے چابی اور کنڈی والے کو لے کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ غفور شاہ اس مکان کا مالک تھا جس کے پچھلے کمرے سے میں نے ماں بیٹے کی لاشیں اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوائی تھی۔ غفور شاہ ایک دراز قامت، باریش اور اکہرے بدن کا مالک تھا۔ جائے وقوع پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے اس اندوناک واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ اس لرزہ خیز واقعے کا احوال لگ بھگ پورے سعود آباد میں پھیل چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں غفور شاہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور گھر کے حوالے سے اسے ضروری ہدایات بھی دیں۔ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ گیا اور بولا، آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، سب کام آپ کے حکم کے عین مطابق ہوگا۔ میں دروازے پر کنڈی اور نیا تالا لگوانے کے بعد اس کی چابی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب تک آپ اس معاملے کو حل نہیں کر لیتے، میرا مکان آپ کی تحویل میں رہے گا۔ غفور شاہ، تم خاصے سمجھدار انسان ہو، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ذرا سوچ کر یہ بھی بتاؤ کہ ان ماں بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، اور یہ کہ رمضانی کہاں غائب ہے؟ اس نے اپنے علم اور تجربے و مشاہدے کی روشنی میں رمضانی اینڈ کمپنی کے بارے میں ایک رائے دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کرم داد کے ساتھ اس کے گھر کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عنایت بی بی بھی وہیں آ گئی اور میں نے سنجیدگی کے ساتھ ان میاں بیوی سے سوالات شروع کر دیے۔ ان دونوں کے بیانات کو یکجا کر کے مجھے جو کچھ معلوم ہوا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ان میں سے بہت سی باتوں کا مجھے بعد میں پتہ چلا تھا، لیکن اس خیال سے کہ واقعات میں تسلسل قائم رہے، میں نے انہیں ترتیب وار پیش کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رمضانی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی 2 سال پہلے محلہ سعود آباد میں آیا تھا اور غفور شاہ سے مکان کرائے پر لے کر اس نے کرم داد کے پڑوس میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ گوشی کی پیدائش 1 سال پہلے اسی مکان میں ہوئی تھی۔ سعود آباد کے باسیوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ رمضانی اس سے پہلے کہاں رہتا تھا اور اس کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ مویشیوں وغیرہ کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کے گھر کے سامنے کوئی ڈھور ڈنگر بندھا نہیں دیکھا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے جھوٹ کی کلائی کھل گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مال مویشی کی نسلوں اور قیمتوں کے بارے میں بڑی گہری معلومات رکھتا تھا، لیکن وہ اس جنس کی خرید و فروخت کا کاروبار نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا، وہ تو باقاعدہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں زیادہ عرصے تک لوگوں سے چھپی نہ رہ سکیں۔ سب جان گئے کہ وہ ایک جوئے باز یعنی پکا جواری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے نشہ کرنے کی بھی عادت تھی۔ نشے کی قسم کے لیے کوئی قید نہیں تھی۔ شراب، چرس، افیون، بھنگ جو بھی مل جائے وہ منع نہیں کرتا تھا، لیکن اسے زیادہ شوق شراب کا تھا۔ الغرض رمضانی میں بہت ساری بری عادات پائی جاتی تھیں۔ وہ شام کے وقت گھر سے نکلتا اور ٹہلتے ٹہلاتے سبزی منڈی پہنچ جاتا۔ وہاں پر اس کی منزل نواب دین اینڈ سنز کی دکان ہوتی۔ نواب دین نامی ایک شخص سبزی منڈی میں آڑت کا کاروبار کرتا تھا اور اس کے ملازم خاص کا نام سانول تھا۔ وہ بہت سے معاملات میں سانول پر اعتماد اور انحصار کرتا تھا۔ وہ ایک طرح سے نواب دین کا منشی بھی تھا اور اس کی رہائش بھی سبزی منڈی ہی میں تھی۔ سانول کا چونکہ کھانا پینا اور سونا جاگنا نواب دین اینڈ سنز پر ہی تھا، لہٰذا وہ صبح سے شام اور پھر رات کو بھی ادھر ہی پایا جاتا تھا اور رمضانی سبزی منڈی اسی سانول سے ملنے جاتا تھا۔ رمضانی سانول کے پاس پہنچتا، پھر انہی کے کماش کے کچھ اور دوست بھی آ ملتے اور یہ سب مشاغل باہم میں مصروف ہو جاتے۔ اس کہانی میں میرا فوکس چونکہ رمضانی پر ہے، لہٰذا میں دوسروں کے ذکر کو گول کرتے ہوئے اسی کی طرف آتا ہوں۔ جوا ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں کھیل کے اصول کے مطابق ہار جیت ایک لازمی بات ہے، مگر دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں اس کی ہار جیت بڑے وکھری ٹائپ کے اثرات مرتب کرتی ہے۔ رمضانی جوئے میں جو کچھ جیتتا اسے شراب اور شباب میں ہار کر گھر آ جاتا۔ اگر چند روپے بچ جاتے تو گھر میں راشن ڈال دیا۔ بیوی بچے نے کھایا نہیں کھایا اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی، اسی لیے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ بد نصیب نصیبو اپنی مدد آپ کے تحت اور آس پڑوس کی مہربانی سے خود کو اپنے لخت جگر گوشی کو زندہ رکھے ہوئے تھی، اور جن دنوں رمضانی کی قسمت کا ستارہ مسلسل اسے ہار کا منہ دکھاتا، اس رات وہ ناکامی کا سارا غصہ نصیبوں پر اتارتا تھا۔
وہ کمبخت اپنی بیوی کو پیٹ بھر کر عزت کی روٹی تو کھلا نہیں سکتا تھا، مگر غصے میں لات جوتے سے اس کی خوب خاطر تواضع کرتا تھا۔ اسی طرح فاقے کاٹتے اور لات جوتے کھاتے ہوئے بد نصیب نصیب و امید سے ہو گئی۔ قدرت اپنے انداز سے کام کرتی ہے، وہ کسی نئے زندگی کو متعارف کراتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ گھر میں جو موجود ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جس روح کو دنیا میں بھیجے گی اس کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی اتارے گی۔ زچگی سے پہلے اور بعد میں بھی مولانا یعقوب کی بیوی صفیہ نے نصیبوں کا بہت خیال رکھا۔ کھانے پینے کے علاوہ اور بھی جس طرح کی اخلاقی اور سماجی مدد ہو سکتی تھی اس نے کی۔ اس بات کا بلا تردد اور برملا اقرار کرمداد نے بھی کیا تھا کہ مولانا یعقوب کی بیوی کو نصیبوں کا بڑا خیال تھا۔ بہرحال رمضانی نے اپنے اعمال اور معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی، لہٰذا اس کے گھر کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نصیبوں کی یہ ایک عادت سننے میں آئی کہ وہ بلا کی صابر اور ہمت والی تھی۔ وہ بھوکی رہتی، شوہر کی مار کھاتی، رمضانی اس کے ساتھ بڑا وحشیانہ برتاؤ کرتا تھا۔ زد و کوب کے علاوہ اسے کئی کئی دنوں تک بھوکا بھی رکھتا تھا، لیکن وہ نہ تو اسے چھوڑ کر جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے اپنے شوہر کے اس ناروا سلوک کا ذکر کرتی تھی۔ بعد ازاں مولانا یعقوب کی بیوی صفیہ نے بتایا کہ نصیبو اپنی فاقہ کشی کا تذکرہ اس سے بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ خود ہی اس کے حالات کو بھانپ کر حسب استطاعت اس کی مدد کرتی تھی۔ زچگی کے دوران میں اگر صفیہ کی مدد اور تعاون شامل حال نہ رہتا تو عین ممکن تھا کہ زچہ اور بچہ اللہ کو پیارے ہو جاتے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مصداق مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جب اللہ نے انہیں نہ رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر چکھنے کا سہرا کس نے اپنے سر باندھا تھا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی۔ پیش آمدہ حالات میں صرف ایک ہی چہرہ ابھر کر سامنے آتا تھا اور وہ تھا رمضانی کا چہرہ، اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے ابھی تک اس کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میرا اس سے ملنا بہت ضروری تھا، لہٰذا میں کرمداد کے گھر سے اٹھا اور رمضانی کی تلاش میں سبزی منڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ جب میں اپنی مطلوبہ جگہ نواب دین اینڈ سنز پہنچا تو وہاں دو افراد بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف میرے وجود پر موجود وردی تھی۔ پولیس یونیفارم کا اپنا ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے۔ ان دو افراد میں سے ایک دراز قامت اور دبلا پتلا تھا، جس کے سر کے بال کسی پرندے کے گھونسلے کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ہڈیوں نکلے سوکھے ہوئے منہ پر خاصی بھاری مونچھیں رکھی تھیں۔ دوسرا پستہ قامت اور بھاری البدن تھا۔ اس کا چہرہ گول اور نکوش میں کسی مینڈک کی شباہت تھی۔ ان دونوں کی شخصیت کا پہلا تاثر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ آئیں جی، دراز قد والے نے فدویانہ انداز میں کہا۔ کوئی حکم ہو تو بتائیں، تشریف رکھیں جناب، نواب صاحب تو گھر چلے گئے ہیں۔ مجھے تمہارے نواب سے کوئی کام نہیں، میں نے کہا، اور تشریف لانے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ مجھے ساری معلومات مل جائیں جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ پھر ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تم میں سے سانول کون ہے؟ سانول میرا نام ہے جناب، لمبے قد والے نے کہا، اور پھر اپنی ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ اللہ رکھا عرف رکھو ہے، پر آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ پھر وہ ایک کرسی صاف کرتے ہوئے بولا، آپ یہاں تشریف رکھیں جناب۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ حکم سرکار، سانول نے کہا۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ میں تم میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے قطع کلامی کر دی، جناب آپ کو کون نہیں جانتا؟ میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا جناب، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ میرے سے کیا معلومات لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے رمضانی کی تلاش ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ روزانہ تمہارے پاس آتا ہے۔ آتا ہے نہیں، آتا تھا کبھی جناب، چند دن سے تو وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ آپ تو اب اس کی تلاش میں نکلے ہیں، جھوری تو پچھلے 3 4 دنوں سے اسے تلاش کر رہا ہے۔ اس کے گھر کے بھی کئی چکر لگا چکا ہے، مگر اس کے دروازے پر مسلسل تالا ہے۔ لگتا ہے وہ اپنی گلابوں کو لے کر کہیں دور نکل گیا ہے۔ گلابو؟ یہ کون ہے؟ اس کی بیوی جناب۔ اس کی بیوی کا نام تو نصیبو ہے جی، لیکن اس سے زیادہ بد نصیب عورت دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ یہ نصیبو اتنی گوری چٹی اور گلابی ہے جناب کہ ہم دوستوں میں اس کا نام گلابو مشہور ہو گیا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں جی، وہ نالائق رمضانی اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لال کسی پتھر توڑنے والے کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ سانول کے جذبات اور احساسات تو رہے ایک طرف،
लेकिन उसकी बातों से मुझे बाखूबी ये अंदाज़ा हो गया था कि उसे बिल्कुल कोई खबर नहीं कि गोशी और उसकी माँ को कौन सा इंदोनाक हादसा पेश आ चुका है। वो लोग यही समझ रहे थे कि रमज़ानी अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं गायब है। मैंने उसे फौरी तौर पर हकीकत हाल से आगाह करना ज़रूरी नहीं समझा और पूछा, सांवल, मैं तुमसे रमज़ानी के हवाले से जो मालूमात हासिल करने आया हूँ उसका जिक्र बाद में होगा, पहले ये बताओ कि ये झूरी कौन है और वो पिछले 3 दिन से रमज़ानी को क्यों तलाश कर रहा है। मेरे लिए ये ख़ास दिलचस्प और अहम बात थी कि मुझसे पहले भी कोई रमज़ानी को ढूंढ रहा था। ऐन मुमकिन था कि यही झूरी मेरे लिए इंतहाई काम का बंदा साबित हो। सामल बताने लगा, थानेदार साहब, ये झूरी अपना ही साथी है। नाम तो उसका मंजूर है, लेकिन बचपन ही से वो झूरी मशहूर है। जनाब, रमज़ानी और झूरी वाले मामले को समझाने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि हम दोस्त फुर्सत के लम्हात में ताश के पत्तों से शुगल मेला करते हैं और कभी कभार पैसा भी लगा देते हैं। मैं तुम लोगों के शुगल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम लोगों के करतूतों का हिसाब किताब मैं फिर किसी वक्त फुर्सत में करूँगा। फिलहाल रमज़ानी का मामला ज़्यादा अहम है। तुम बता रहे थे झूरी के बारे में और रमज़ान के बारे में। जी जी, कोई 5-6 दिन पहले हम चारों बैठे पत्ते खेल रहे थे जी। पत्ते नहीं बोलो, जुआ खेल रहे थे बोलो। फिर पूछा, तुम चारों कौन? मैं, झूरी, रमज़ानी और रखू। वो निगाहें चुराते हुए बोला, और सच यही है कि हम चारों जुआ ही खेल रहे थे। फिर क्या हुआ था, आगे बोलो। वो बताने लगा, हम नॉर्मल अंदाज में खेल रहे थे। खेल में हार जीत तो होती ही है, लेकिन कोई दिन किसी जुआरी के लिए बड़ा ही खास साबित होता है। वो उस रोज सिर्फ जीतने के लिए ही खेलता है, और उस दिन जूरी के मुकद्दर में सिर्फ जीत थी। मैं, रखू और रमजानी बराबर हार रहे थे। हर दाव जूरी के हक में खुलता। मैंने अपनी जेब खाली होते देखी तो उस दिन को अपने लिए मनहूस जानते हुए हाथ रोक लिया और खेल से अलग हो गया। मेरी देखा देखी रखू ने भी पत्ते फेंक दिए। मुझे यही महसूस हुआ कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, हार से पीछा नहीं छुड़ा सकूंगा। मेरी जेब वैसे भी खाली हो गई थी, इसीलिए खामोश होकर बैठना ही अच्छा था। हालांकि झूरी ने उधार खेलने की पेशकश भी की थी, मगर मैं उसके चक्कर में नहीं आया और रमजानी फौरन उसके चक्कर में आ गया। हमारी तरह वो भी झूरी के सामने मुसलसल हार रहा था, और जब उसने जेब झाड़ कर दिखाई तो झूरी ने फौरन उसे उधार दाव लगाने की पेशकश कर दी। और रमजानी अपनी हार पर इतना सिटपटाया हुआ था कि उसने झूरी की पेशकश को कबूल कर लिया। रमजानी को यकीन था कि वो किसी दाव पर बाजी पलट देगा और उधार उतारने के बाद हारी हुई रकम भी जीत जाएगा। पता नहीं उस रोज रमजानी के दिमाग को क्या हो गया था, हालांकि वो इतना बेएहतियात पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर उसे इस बेएहतियाती का खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। मेंढक की सूरत वाले रखू ने गिरा लगाई। क्या खुमियाजा भुगता है उसने? सांवल ने तंजिया लहजे में कहा। रमजान तो निकल गया अपनी बीवी बच्चे को लेकर खामोशी से। उसकी बेएहतियाती का खुमियाजा तो बेचारे झूरी को भुगतना पड़ा। उसके जीते हुए 2,000 भी गए और गुलाबो भी उसके हाथ नहीं आई। सांवल की गुफ्तगू से एक नया इंकशाफ गुलाबो और 2,000 की रकम के हवाले से भी हुआ था। मैंने सांवल से पूछा, सांवल, ये गुलाबो और 2,000 रुपए का क्या किस्सा है? उसने बताया, जनाब, जैसा कि आपको बताया है कि उस रात मैंने और रखू ने तो खेल से हाथ खींच लिया था, मगर रमजानी पता नहीं किन हवाओं में था। वो मुसलसल हारते हुए 2,000 का मकरूज हो गया था। इस सूरत हाल में भी झूरी ने खेल रोक दिया और फैसला कुन लहजे में रमजानी से कहा, बस भाई रमजानी, बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा उधार नहीं दे सकता। जब तुम मेरे जीते हुए 2,000 वापस कर दोगे तो फिर बात होगी। और इन दो गवाहों के सामने झूरी ने हम दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा था, तुम बताओ मेरी रकम मुझे कब लौटाओगे? जब तक तुम कोई साफ बात नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रमजानी पर तो बड़ा मुश्किल वक्त आ पड़ा होगा, मैंने पूछा। रमजानी ने झूरी को फिर क्या जवाब दिया? वो कहने लगा, एक आखिरी दाव और खेलो, लेने देने की बात उसके बाद करेंगे। रमजानी की इस बात पर झूरी ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा था, ठीक है रमजानी, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ एक आखिरी बाजी खेलने को तैयार हूं, मगर ये बाजी मेरी शराइत के ऐन मुताबिक होगी। कैसी शराइत? रमजानी ने पूछा। पहली बात यह कि बाजी कम अज कम 100 रुपए की होगी और हर सूरत में ये आखिरी बाजी होगी। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा। वैसे भी अब आधी रात हो चुकी है। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, रमजानी ने कहा। मैं तुमसे मजीद खेलने की जिद नहीं करूंगा। इसके अलावा बताओ और क्या चाहते हो? झूरी बोला, अगर तुम बाजी जीत जाते हो
تو मैं उस 100 रुपए के अलावा वो 2,000 भी छोड़ दूंगा जो तुम उधार में हार चुके हो, ठीक है? रमजानी ने बेयकीनी के से अंदाज में झूरी को देखा और बोला, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। इसका मतलब है ये बाजी मेरे लिए 2,100 रुपए की होगी। झूरी ने रमजानी की बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, और अगर ये बाजी मैं जीत जाता हूँ तो भी मैं तुमसे वो उधार में हारी हुई रकम नहीं लूंगा, मगर तुम्हें इसके बदले मेरे एक बात माननी होगी। कौन सी बात? रमजानी ने उसे पूछा। सावल ने बताया कि वो बड़े सनसनीखेज लम्हात थे। हम तीनों में से कोई ये नहीं जानता था कि झूरी के दिमाग में क्या खिचड़ी है। हम उसके बोलने के मुंतजिर थे, और जब वो बोला तो उसने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा, देखो रमजानी, अगर तुम ये आखिरी बाजी भी हार गए तो तुम्हें इस शिकस्त के बदले गुलाबों को मेरे हवाले करना होगा। तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? इस मौके पर लगता तो यही था कि रमजानी उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन उसने ऐसी बेगैरती का मुजाहरा किया कि हमें अपनी आंखों और कानों पर यकीन ना आया। तो क्या रमजानी ने 2,100 रुपये में अपनी बीवी नसीबो और गुलाबों को झूरी के हवाले करने का फैसला कर लिया था? मैंने इस्तफसार किया। जी मलिक साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, सावल ने बताया। रमजानी ने हमारी तवक्को के बरखिलाफ अपनी बीवी को दांव पर लगा दिया था, इस शर्त के साथ कि अगर वो ये बाजी हार जाता है तो एक दिन के बाद वो गुलाबों को झूरी के हवाले कर देगा। उसने वजाहत ये की थी कि वो एक पूरा दिन उस औरत के साथ गुजारना चाहता है जो ठीक 24 घंटे के बाद हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। ओह! मैंने एक अफसोस भरी गहरी सांस खारिज की और फिर पूरे यकीन के साथ कहा, तो उस रात रमजानी वो आखिरी बाजी हार गया था, है ना? वो बाजी तो हार गया था जनाब, सामल बोला, मगर झूरी जीतने के बाद भी कुछ हासिल न कर सका। ना तो उसे 2,100 रुपए की रकम मिली और ना ही गुलाबो उसके हाथ आई। वो जो रमजानी ने झूरी से एक दिन की मोहलत ली थी ना, वो इसी मुद्दत में छुपते छुपाते अपनी बीवी और बच्चे के साथ सऊदाबाद से रफू चक्कर हो गया। अब झूरी रोजाना उसके घर के चक्कर काटता है, वहां लगे ताले को देखता है और अपना खून जलाता है। वो बेचारा अब कर भी क्या सकता है? वो बेचारा कुछ कर सकता है या नहीं, इसका फैसला तो मैं उस वक्त करूंगा जब वो जुआरी मेरे हत्थे चढ़ेगा। लेकिन तुम दोनों की अकल और मालूमात पर मातम करने को जी चाहता है। जी? वो हैरत से मुझे देखने लगे। हमने क्या किया है जनाब? तुम लोग सब्जी मंडी में बैठे घास खोद रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि उधर रमजानी के घर पर क्या वाकया पेश आ चुका है। वहां वहां क्या होना है मलिक साहब? सावल बोला। उसके दरवाजे पर तो ताला पड़ा है। वो ताला मैंने तोड़ दिया है आज सुबह, और रमजानी के घर के आखिरी कमरे में से दो लाशें निकली हैं, नसीबो और गोशी की लाशें, जिन्हें मैं पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने के बाद यहाँ आया हूँ। जी? वो हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगा। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उन्हें करमदाद की शिकायत और उस शिकायत पर अपनी कार्रवाई और उस कार्रवाई के नतीजे में होने वाले इंकशाफात के बारे में बताया। मेरे खामोश होने पर मेंढक की शक्ल वाले रखू ने बेसाख्ता कहा, तो इसका मतलब है रमजानी अपने हाथों से गुलाबों और गोशी का काम तमाम करके कहीं निकल गया? जो इंसान भी ये हालात सुनेगा और उसे रमजानी की आदात का इल्म होगा तो वो फौरी तौर पर यही अंदाजा कायम करेगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है? तुम लोगों से ज्यादा उसके बारे में और कोई नहीं जान सकता। हमें तो जो पता था जनाब वो आपको साफ साफ बता दिया, सावल ने कहा। हमें तो यही पता था कि वो गुलाबों और गोशी को लेकर कहीं फरार हो चुका है। मेरी तजर्बाकार निगाहें और पेशावर जहन इस अमर की तस्दीक कर रहा था कि इस मौके पर सांवल कोई गलत बयानी नहीं कर रहा था। इस इलाके में बसने वाले दीगर अफराद भी रमजानी के गयाब के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लिहाजा मैंने नरम लहजे में कहा, रमजानी का ज्यादा उठना बैठना और मेल जोल तो तुम ही लोगों से था। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक वो कहाँ जा सकता है? जनाब, अगर हम इस बारे में अंदाजा भी लगा सकते ना, तो जूरी यहाँ सऊदाबाद पर हाथ रखे ना बैठा रहता। वो उधर का रुख करता जिधर रमजानी के पाए जाने के इम्कानात होते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन तुम ये अंदाजा तो लगा सकते हो कि वो कहाँ जा सकता है। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो आया कहाँ से था। यहाँ पर तो उसे सिर्फ 2 साल हुए थे। मेरे आखिरी जुमले पर सांवल ने चौंक कर मुझे देखा। उसके चेहरे से अंदाजा होता था कि उसे कोई अहम बात याद आ गई है। हाँ सावल, क्या बात है? तुम किस सोच में पड़ गए? मैंने पूछा। वो जी, रमजानी के रिश्तेदारों वगैरह का तो कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ अरसा पहले एक आदमी उसे ढूंढते हुए यहाँ आया था,
और नवाब साहब से उसकी मुलाकात भी हुई थी। वो आदमी कौन था और कहाँ से आया था, और वो किस सिलसिले में रमज़ान को ढूंढता हुआ सऊदाबाद पहुंचा था? मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि कोई बहुत बड़ा इंकशाफ होने जा रहा था। सांवल ने बताया, उस बंदे का नाम फैज़ अहमद था जी, और वो समुंदरी से आया था। नवाब साहब ने बताया था कि समुंदरी की गल्ला मंडी में फैज़ का आड़त का कारोबार है, और वो रमज़ानी को इसलिए ढूंढ रहा था कि उनके बीच में रकम का कोई लेन देन था। असल मामले का तो जी नवाब साहब को ही पता होगा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि नवाब साहब ने फैज़ और रमज़ानी की मुलाकात करवाने के बाद आपस में सुलह सफाई भी करवा दी थी, और फैज़ अहमद मुतमईन होकर वापस चला गया था। उसके बाद फिर वो कभी नहीं आया। ये कब का वाकया है? सांवल के खामोश होने पर मैंने पूछा। 1 साल से ज्यादा हो गया है जी। उस वक्त अभी गोशी पैदा नहीं हुआ था। मैंने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। फौरी तौर पर मेरे जहन ने यही फैसला किया कि पहली फुर्सत में मुझे नवाबदीन आरती से मुलाकात करनी चाहिए। समुंदरी से आने वाले फैज अहमद का रमजानी से किस किस्म का लेन देन था, ये जानना बहुत जरूरी था। इस बात के इम्कानात पर सोचा जा सकता था कि रमजानी टोबा टेक सिंह से निकलकर समुंदरी की तरफ न चला गया हो। मैंने एक हतमी फैसले पर पहुंचने के बाद सांवल से पूछा, तुम्हारे नवाब साहब कहाँ मिलेंगे? मैं अभी उनसे एक तफसीली मुलाकात करना चाहता हूँ। नवाब साहब तो 2-3 दिन के बाद ही मंडी आएंगे जनाब। वो टोबा टेक सिंह से बाहर गए हैं। फौरी तौर पर तो उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं। अलबत्ता उनके बेटे छोटे नवाब साहब रोजाना मंडी आते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो मैं आपको अभी उनके घर पर लिए चलता हूँ, या आप कहें तो मैं उनको यहाँ बुला लाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारे छोटे नवाब का? मैंने पूछा। नवाब सिराजुद्दीन, सांवल ने जवाब दिया। बड़े नवाब साहब के दो बेटे हैं, सिराजदीन और वहाबदीन। इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम नवाबदीन एंड सन्स रखा है। मुझे ये बताओ कि सिराजदीन और वहाबदीन में से कोई इस मामले से वाकिफ है जो रमजानी और समुंदरी से आने वाले फैज़ अहमद के दरमियान तय पाया था? नहीं जनाब, वो बात तो सिर्फ बड़े नवाब साहब ही को पता है। तो फिर उन छोटे नवाबेन से मिलने का कोई फायदा नहीं। जब बड़े नवाब साहब आएंगे तो मैं उनसे मुलाकात कर लूंगा। वैसे ये बताओ, नवाबदीन मोहम्मद गए कहाँ हैं? वो सरगोदा गए हैं जी, सांवल ने जवाब दिया। और उनकी वापसी 3 दिन के बाद होगी? जी, वो बता कर तो यही गए हैं। ठीक है, मैं उठ खड़ा हुआ और उन दोनों को ताकीदी अंदाज में कहा, तुम में से कोई भी झूरी को देखे तो उसे सीधा मेरे पास थाने भेज दे। उसका बयान बहुत जरूरी है। उन दोनों ने बारी बारी मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया, और मैं नवाबदीन एंड सन्स आरती की दुकान से निकलकर थाने में आ गया। शाम ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए थे। आज का पूरा दिन मैंने थाने से बाहर मकोड़ों के मसाइल हल करते गुजारा था। अगर मौसम गर्मा होता तो इतने अरसे में उन माँ बेटे की लाशों का ताफुन घर की चार दीवारी के अंदर सब्र किए ना बैठा रहता, बल्कि आस पड़ोस के अलावा पूरी गली को उस नाखुशगवार वाकया की खबर हो चुकी होती। मैंने हवालदार अब्दुल खालिक चौहान को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, जो अहलकार लाशों के साथ सरकारी अस्पताल गए थे उनकी वापसी हुई या नहीं? वो दोनों वापस आ गए हैं मलिक साहब, खालिक चौहान ने जवाब दिया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट और उनकी लाशें कल शाम से पहले हमें मिल जाएंगी। वेरी गुड, मैंने कहा, और मैंने आइंदा 10 मिनट में निहायत ही इख्तसार के साथ अपनी ज़बान में हालात की तफसील से उसे आगाह किया। वो इस सनसनीखेज कहानी को सुनकर हक्का बक्का रह गया और नफरत वाले लहजे में बोला, ये रमजानी तो शैतान की औलाद साबित हुआ मलिक साहब। नामुराद ने अपनी बीवी को 2,000 रुपए में बेच दिया। बेच नहीं दिया, वो अपनी बीवी को हार गया। और ये कि वो शैतान की औलाद है या नहीं, उसी वक्त पता चल सकता है जब वो हमारी गिरफ्त में आएगा। हवालदार ने कहा, मलिक साहब, मेरा जहन एक और ख़ास ज़ाविये पर गौर कर रहा है। और वो क्या है? मैंने पूछा। जनाब, मैं ख़त मुस्तकीम यानी 180 डिग्री के ज़ाविये पर सोच रहा हूँ। मेरा दिल और दिमाग यही कहता है कि रमज़ानी अपनी बीवी को जुए में हारा और फिर झूरी से एक दिन की मोहलत ले ली, और उसी एक दिन में उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा होगा कि बीवी को झूरी के हवाले करने के बजाय वो क्यों ना उसका काम तमाम कर दे। उसने नसीबों को मौत के घाट उतारा और रफू चक्कर हो गया। चौहान जी, ये सच है कि बातचीत से मसाइल के हल में आसानियां पैदा होती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी थ्योरी को दुरुस्त कैसे मान लूं? नसीबों को मौत के घाट उतारना क्यों जरूरी था? वो बीवी बच्चे को अपने साथ लेकर भी तो फरार हो सकता था। हालातों वाकयात से तो यही बात सामने आई है कि रमजानी को अपनी बीवी से किसी किस्म की मोहब्बत, हमदर्दी या लगाव नहीं था। वो उससे नफरत करता था। दिन रात उन दोनों में झगड़ा रहता था।
اور جب رمضانی اپنی بیوی سے نفرت اتنی کرتا ہی تھا تو اس سے جان چھڑانا چاہتا، تو بیوی سے نجات کا سب سے آسان راستہ تو یہی تھا کہ وہ اسے جھوری کے حوالے کر دیتا۔ اسے خون میں ہاتھ رنگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ننھے گوشی کی المناک موت کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ کیا رمضانی اپنی اولاد کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ وہ جس کردار کا بندہ تھا ملک صاحب، اس سے کچھ بعید نہیں۔ میرا خیال ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ابھی تک میں ان ماں بیٹے کی اموات کے حوالے سے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی اصل حقیقت بتائے گی، اور یہ رپورٹ تو کل شام تک ہی مل سکے گی، حوالدار نے کہا۔ تب تک ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو بیٹھیں گے نہیں۔ میری معلومات کے مطابق رمضانی سعود آباد کی حدود سے باہر جا چکا ہے، اور جھوری بڑی شد و مد سے اسے تلاش کر رہا ہے۔ ان حالات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جھوری کی تلاش پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ خود بھی ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں۔ تم کل صبح ہی دو افراد کو اچھی طرح سمجھا کر پورے علاقے میں رمضانی کی تلاش کے لیے لگا دو۔ ان دونوں پولیس اہلکاروں کا انتخاب ہوشیاری اور حاضر دماغی جیسی صلاحیتوں کی بنا پر ہونا چاہیے۔ بہت بہتر ملک صاحب۔ میرے خیال میں اس مہم کے لیے کانسٹیبل فرید اور بھولا زیادہ مناسب رہیں گے۔ کانسٹیبل بھولے کا اصل نام رب نواز تھا۔ وہ صرف شکل و صورت سے بھولا تھا۔ اکثر لوگ اس کی صورت دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے تھے۔ وہ اندر سے بہت شاطر اور گنوں کا پکا تھا۔ حوالدار خالق چوہان نے بہت موزوں انتخاب کیا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام میں نے مکمل طور پر تمہارے سپرد کر دیا ہے، تمہاری سمجھ میں جو آئے ویسے ہی کرو، مجھے صرف نتائج چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، انشاءاللہ آپ کو بڑے تسلی بخش نتائج دوں گا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، جیسا کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ رمضانی سعود آباد کی حدود سے باہر جا چکا ہے، پھر ہم اسے صرف ادھر ہی کیوں تلاش کریں؟ ہم اس کی تلاش میں اپنے علاقے سے باہر بھی کارروائی کرنا چاہیں گے۔ تمہیں میں نے یہ کب کہا کہ ہم صرف سعود آباد کے اندر ہی رمضانی کو ڈھونڈیں گے؟ تم سے جہاں تک ممکن ہو اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ رمضانی کے یہاں ہمارے علاقے میں 2 سالہ قیام کے دوران میں صرف ایک مرتبہ کوئی شخص اس سے ملنے آیا تھا، بلکہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ میں کل کسی وقت اس شخص کے پاس جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بندہ رمضانی کے بارے میں ضرور کوئی ایسا انکشاف کرے گا جو ہمیں رمضانی تک پہنچا دے۔ وہ بندہ کون ہے؟ خالق چوہان نے پوچھا، اور رہتا کہاں ہے؟ اس بندے کا نام فیض احمد ہے، اور سمندری کی غلہ منڈی میں اس کی آڑت کی دکان ہے، میں نے بتایا۔ ہسپتال کی طرف سے کوئی رپورٹ آ جائے تو میں فوراً سمندری روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے فیض احمد کے بارے میں مکمل معلومات اسے فراہم کی۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا، اور پھر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتا بھی رہا۔ آج جس ضلع کا نام فیصل آباد ہے، کسی زمانے میں یہ لائل پور ہوا کرتا تھا۔ اگلی صبح تیار ہو کر میں اپنے کمرے میں پہنچا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جھوری مجھ سے ملنے آ گیا۔ اسے سانول کے ذریعے میرا پیغام مل گیا تھا۔ اس کی طرح میں بھی چونکہ رمضانی کی تلاش میں تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے آ کر ملنے میں کسی سستی یا کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ جھوری کا اصل نام منظور احمد تھا۔ عمر 35 اور 40 ہوگی۔ وہ ایسی صورت کا حامل تھا کہ جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بدن تھل تھل کرتا ہوا موٹا تھا، قد کاٹ کا بھی مضبوط تھا، ہاتھ پاؤں معمول سے خاصے بڑے، اور چہرہ لمبوترا، سر کے بال گھنگریالے، آنکھیں گول اور چھوٹی چھوٹی سی، ناک طوطے کی چونچ کی مانند مخروطی اور آگے سے مڑی ہوئی، جس کے عین وسط میں کٹ کا افقی نشان اور تھوڑی نوکدار۔ الغرض وہ ہمیشہ یاد رہ جانے والی شکل و صورت کا مالک تھا۔ میں نے اسے کہا، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گیا تو پوچھنے لگا، رمضانی کا کچھ پتہ چلا جناب؟ یہ سوال تو میں تم سے کرنے والا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو مجھ سے پہلے سے اسے ڈھونڈ رہے ہو جناب۔ میں تو جہاں جہاں دیکھ سکتا تھا دیکھ چکا ہوں، مگر وہ خبیث مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ تم جس مقصد کی خاطر اسے ڈھونڈ رہے ہو وہ تو 3 4 دن پہلے فوت ہو چکا۔ ہاں، ساول نے مجھے گلابو اور اس کے بچے کی المناک موت کے بارے میں بتایا ہے۔ میں اب گلابو کو تو حاصل نہیں کر سکتا، مگر ایک بار رمضانی مل جائے تو اپنے 2,000 اس کی آنتوں میں سے بھی کھینچ کر نکال لوں گا۔ جھوری کے مال کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں۔ میں اگر چاہتا تو اسے ایک دبکا مار کر چپ کروا دیتا، لیکن میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ میں اسے بولتے ہوئے سننا چاہتا تھا تاکہ رمضانی تک رسائی کا کوئی راستہ دکھائی دے جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ جھوری ایک جذباتی اور غصہ ور آدمی ہے۔
वो अपने जुस्से और कद बुत से मजबूर था। मैंने झूरी को कुरेदने के लिए शरारत आमेज लहजे में कहा, पता नहीं तुम कौन से माल की बात कर रहे हो। अगर रमजानी के पास रकम होती तो वो अदा करके उसी रात तुमसे जान न छुड़ा लेता। अगर वो तुम्हारे हाथ लग भी गया तो उसके पास से तो एक फूटी कौड़ी नहीं निकलनी। अगर उसके पास से एक फूटी कौड़ी ना निकलेगी तो। वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया तो मैंने पूछा, तो क्या? तो फिर उसे जीने का भी कोई हक नहीं होगा मलिक साहब। वो पूरी सफाकी से बोला। वो मेरे थाने में मेरे सामने बैठकर मेरे मतलूबा बंदे को जान से मार देने के अज़ाइम का इजहार कर रहा था। मैं अगर चाहता तो उठाकर उसे सीधा हवालात में बंद कर देता, लेकिन इन लम्हात में मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। झूरी को एक आध दिन के लिए मुझे बंद तो रखना था, लेकिन किसी जवाज के साथ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, झूरी, पता है तुम इस वक्त कहाँ बैठे हो? थाने में जनाब। मैंने पूछा, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि इस थाने का थानेदार कौन है? थाना इंचार्ज तो आप ही हैं जनाब। जब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ तो। मैंने संगीन लहजे में कहा, तो फिर तुम्हें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अगर तुम मेरे सामने बैठकर किसी को कत्ल करने का इरादा जाहिर करोगे तो तुम्हें इरादा कत्ल के इल्जाम में जेल भी भिजवाया जा सकता है। वो जनाब, आप तो बिल्कुल सच समझ बैठे। वो कैंचली बदलते हुए बोला, मैंने तो गुस्से में एक बात कह दी थी। कत्ल का इरादा गुस्से में किया जाए या हंसते खेलते में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे लिए ये बात ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है कि इस मामले में तुम मुझे गवाह भी बना रहे हो। माफ कर दें सरकार, गलती हो गई। आप ये भी तो देखें कि उस शैतान ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। मैं तो अब ये सोचने पर मजबूर हूँ कि उसने खुद ही अपनी बीवी और बच्चे को हलाक किया है। झूरी, तुम ये सोचने पर मजबूर हो और मैं वो क्या जी? वो हैरत भरे लहजे में मुस्तफसिर हुआ। वो ये कि इस सारे मामले में तुम्हारा हाथ है। मैंने कहा, मेरा हाथ?" उसकी उलझन में इजाफा हो गया। क्या मतलब है आपका जनाब?" मतलब बिल्कुल सीधा है झूरी। ये भी तो हो सकता है कि रमजानी उस रात जुए में अपनी बीवी को हारने के बाद अगले रोज अपने वादे से फिर गया हो। उसने नसीबो उर्फ गुलाबो को तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दिया हो और तुमने उसकी बीवी और बच्चे का काम तमाम कर दिया हो। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना? और गुस्से में कुछ दिखाई नहीं देता है ना? मैं इस बात से तो इनकार नहीं करूंगा कि मैं गुस्से का तेज हूं, लेकिन आप जो कह रही हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें जनाब, गुलाबो और गोशी के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। वो वाज़ेह तौर पर डरा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी तजर्बागार निगाहों से अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई दरोग गोई नहीं कर रहा। मैंने कहा, तो फिर ऐसा हुआ होगा कि नसीबो और गोशी को तो रमजानी ने खत्म कर दिया और तुमने रमजानी को। जनाब, ऐसी बातें ना करें। रमजानी तो मुझे मिल ही नहीं सका। मैंने तो उसकी टांगे तोड़ने का प्रोग्राम बना रखा था। पता नहीं वो मरदूद कहाँ गायब है। तुमने खत्म करने के बाद उसकी लाश कहीं दबा दी होगी। मैंने तंजिया कहा, ताकि जब बांसुरी नहीं रही थी तो क्या बांस का अचार डालकर किसी को हाथ खिलाना था। और बाद में तुम बड़े शद्दो मद से रमजानी को तलाश करने लगे ताकि किसी का तुम्हारी तरफ ध्यान न जाए और तुम महफूज रहो। वो बाकायदा मिन्नत खुशामद पर उतर आया और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि नसीबो और गोशी के कत्ल और रमजानी की गुमशुदगी में उसका हाथ नहीं। मुझे उसकी बातों में यकीन तो आ गया था, लेकिन मैंने अपने यकीन को उस पर जाहिर करना जरूरी ना समझा। झूरी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? और अगर हो गई है तो बच्चे कितने हैं? नहीं जनाब, ना शादी हुई है और ना ही बच्चे हैं। रमजानी अपनी बीवी को दांव पर लगाकर तुम्हारे हाथ हार चुका था। अगर वो गुलाबों को तुम्हारे हवाले कर देता तो तुम उस औरत का क्या करते? जाहिर है जी, मैं गुलाबों से शादी कर लेता, उसे अपनी बीवी बनाकर रखता और फिर किसी रोज किसी और जुआरी के हवाले कर देता, है ना? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। मुझे ये समझने में जरा दिक्कत महसूस ना हुई कि मेरे इस तबसरे ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। बेहद जज्बाती और जारहाना अंदाज में उसने कहा, थानेदार साहब, मैं जुआरी जरूर हूँ लेकिन रमजानी की तरह बेगैरत नहीं। अगर मैं एक मर्तबा गुलाबों को अपनी इज्जत बनाता तो फिर उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता। आपको पता नहीं कि झूरी किस बंदे का नाम है। मैं ऐसे ही रमजानी से गुलाबो नहीं ले लेता जनाब, वो उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी। मैं रमजानी से उसकी जान छुड़ाने के बाद उसे अपनी बीवी बनाता और गुलाबो के बच्चे को अपनी औलाद की तरह रखता। मैंने कहा है ना, सब जुआरी रमजानी जैसे जलील, कमीने और बेगैरत नहीं होते। आइंदा चंद मिनटों में झूरी ने मुझे बताया कि वो नसीबों की बदनसीबियों का मुकम्मल अहवाल जानता था
اور وہ اور اس کے دوست رمضانی کو بہت سمجھاتے بھی تھے کہ وہ بندے دا پتر بن جائے، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا اسے اپنی بیوی بچے کا ذرا خیال نہ ہو اور وہ دونوں ماں بیٹا اس کے لیے بوجھ ہوں۔ میں نے اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر کمرے میں داخل ہوا اور اطلاع دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب، ہسپتال سے لاشیں آ گئی ہیں۔ میں نے اسے دیکھا، آج نصیبہ اور گوشی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد آنا تو تھیں، لیکن میں ان کی آمد کی توقع دوپہر کے بعد کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ہسپتال والوں نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ میں نے جھوری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم ذرا باہر برآمدے میں بیٹھو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں کانسٹیبل کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا اور اس مقام تک پہنچا جہاں ان ماں بیٹے کی لاشیں رکھی تھیں۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تیار کر دی گئی تھی۔ میں نے ہسپتال سے آنے والوں کے کاغذات وغیرہ پر دستخط کر کے انہیں رخصت کیا، پھر ایک کانسٹیبل منصور کو اپنے پاس بلا کر کہا، منصور، تم جاؤ اور مدینہ مسجد کے امام صاحب مولانا یعقوب کو بلا کر لاؤ۔ منصور اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے سلوٹ کیا اور بڑی فرما برداری سے کہا، ملک صاحب بس سمجھیں کہ ابھی گیا اور ابھی آیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان ماں بیٹے کی اموات ایک ہی روز 2 گھنٹے کے وقفے سے واقع ہوئی تھی اور یہ 4-5 دن پہلے کی بات تھی۔ نصیبوں نے پہلے اور گوشی نے 2-2.5 گھنٹے بعد موت کو گلے لگایا تھا۔ علاوہ ازیں ان دونوں کی موت کے اسباب بالکل مختلف تھے اور یہی بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان بھوک کے ہاتھوں 4-5 روز میں موت کے منہ میں نہیں جاتا، اس پر نکاہت طاری ہو سکتی ہے، اور یہ کیفیت اگر حد سے گزر جائے تو وہ غشی کی حالت یا نیم بے ہوشی کے عالم میں جا سکتا ہے۔ مگر رپورٹ میں بڑے واشگاف الفاظ میں تحریر کیا گیا تھا کہ نصیبوں کی موت جسم میں خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کتنے دنوں سے فاقہ کر رہی تھی۔ دودھ پینے والے بچے کی ماں کو تو اور بھی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ رمضانی کے گھر میں کبھی کبھار ہی چولہا جلتا تھا۔ یعقوب کی بیوی صفیہ بھی کئی دنوں سے اپنے میکے جھنگ گئی ہوئی تھی، ورنہ سننے میں آیا تھا کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں اپنی پڑوسن کا خیال رکھتی تھی۔ نصیب و رمضانی کی منکوہا تھی، وہ اس کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ نان نفقے کا بھی ذمہ دار تھا۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی بیوی بھوک سے مر گئی تھی تو ایک زاویے سے رمضانی کو نصیبوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا تھا، اسے قاتل کہنا کچھ غلط نہ ہوتا۔ گوشی کی موت کا سبب وہی بتایا گیا تھا جو اس معصوم کی لاش کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں آیا تھا، یعنی اس ننھے بچے کے سینے اور پیٹ پر کسی کا پاؤں یا کوئی اور وزنی شے اس طرح پڑی تھی کہ اس کی روح ایک ہی جست میں کف سے انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اس مہلک دباؤ کے سبب پیٹ کے اندر اس کی آنتوں اور دیگر اعضائے پوشیدہ کا جو حشر نشر ہوا تھا، اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ گوشی کا قاتل کون تھا اور کن حالات میں اس کی موت واقع ہوئی، یہ ایک گمبھیر سوال تھا، اور اس کا جواب صرف اور صرف رمضانی ہی دے سکتا تھا۔ مجھے ہر صورت میں رمضانی کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بلاوے پر مولانا یعقوب ملہی تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اسے نصیبوں اور گوشی کی لاشوں کے بارے میں مختصراً بتایا، پھر کہا، مولانا، اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کوئی ایسا شخص ابھر کر سامنے نہیں آیا جسے اس ماں بیٹے کا والی وارث کہا جائے۔ رمضانی تک بھی رسائی ممکن نہیں، اور کسی وارث کے انتظار میں ان 2 لاشوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا بالکل مناسب نہیں۔ میں نے آپ کو اسی سلسلے میں بلایا ہے۔ آپ ان لوگوں کے پڑوسی ہیں۔ آپ کی طرح کرم داد بھی پڑوسی ہونے کا حق رکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نگرانی میں کرم داد کے تعاون سے ان ماں بیٹے کی تدفین کا بندوبست کریں۔ یہ کام آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر مشکل ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے جناب، یہ تو کار ثواب ہے۔ آپ کی طرح میرا خیال بھی یہی ہے کہ تدفین میں تاخیر مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تھانے کے عملے میں سے کسی کو لاشوں کے ساتھ آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ باقی کے انتظامات آپ خود دیکھ لیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، میں سب سنبھال لوں گا انشاءاللہ۔ آج ہی عصر اور مغرب کے درمیان ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ ان بیچاروں نے زندگی میں تو جو دکھ اٹھائے سو اٹھائے، لیکن مرنے کے بعد پچھلے 4-5 روز میں ان کی لاشوں کے ساتھ پہلے مکوڑوں نے اور بعد ازاں ہسپتال والوں نے جو سلوک کیا ہے، اس کے پیش نظر پہلی فرصت میں ان کے جسد خاکی کو حوالہ خاک کر دینا چاہیے۔ میں نے مولانا یعقوب کو شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت کر دیا، پھر منظور احمد عرف جھوری کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے اب تک اس کا جتنا انٹرویو کیا تھا، اس کی روشنی میں وہ ایک ہمدرد، پرخلوص، انسانیت سے قریب، لطیف جذبات اور احساسات کا مالک
मोहब्बत करने वाला जुआरी था। मैंने उसकी जुआ खेलने की आदत को नज़रअंदाज करते हुए उसकी खूबियों पर निगाह जमाई और उससे एक काम लेने का फैसला किया। वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बोलने से पहले ही पूछ बैठा, थानेदार साहब, मुझे जाने की इजाज़त दें, और यहाँ बिठा कर क्या करेंगे? तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की? तुम्हारे कौन से बीवी बच्चे घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं? बीवी बच्चे नहीं जनाब, लेकिन बेकार मैं यहाँ बैठकर भी क्या करूँगा? मैं तुम्हें बेकार में बिठाने के लिए नहीं रोक रहा। फिर वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, आज असर और मगरिब के दरमियान नसीबो और उसके बच्चे की तदफीन हो जाएगी। रमजानी की बदकिस्मती कि वो उन्हें मिट्टी नहीं दे सकेगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं और तुम उसे भूल जाएं। वो हम दोनों का मतलूबा बंदा है, हम उसकी तलाश में एक साथ रवाना होंगे। आगे अल्लाह मालिक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है जनाब, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कोई सुराग वगैरह तो हो। मुझे एक सुराग मिला है, मैंने कहा। कैसा सुराग? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे समुंदरी वाले फैज़ अहमद के बारे में बता दिया। जी हाँ, सावल ने भी मुझे उस आड़ती के बारे में बताया था, मगर वो तो एक साल पहले का वाकया है। ये ज़रूरी तो नहीं कि रमज़ानी समुंदरी की तरफ ही गया हो, और वो भी उसी आड़ती के पास। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि रमज़ानी समुंदरी या फैज़ अहमद के पास जा ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि रमज़ानी समुंदरी की गल्ला मंडी में नहीं मिलेगा, लेकिन वहां जाने का कम से कम ये फायदा तो होगा कि फैज अहमद से मिलकर पता चल जाएगा कि साल भर पहले वो किस सिलसिले में रमजानी को ढूंढते हुए सऊदाबाद आया था। फैज अहमद से मुलाकात के बाद ऐन मुमकिन है हमारी निगाह के सामने कोई ऐसा रास्ता खुल जाए जिस पर कदम रखने से रमजानी तक रसाई हासिल करने में आसानी हो जाए। ठीक है जनाब। झूरी ने एक थकी हुई सांस खारिज की, फिर हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला, जनाब, पुलिस का दिमाग तो बहुत दूर तक सोचता है। तो क्या तुम मेरे साथ समुंदरी जाने के लिए तैयार हो? जो हुक्म सरकार का, उसने फर्माबरदारी से जवाब दिया। अगर ये कहा जाता है कि ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है तो गलत नहीं कहा जाता। अगर लगन सच्ची और मेहनत की सिमत दुरुस्त हो तो इंसान एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही पेश आया था, यानी मैं जल्द ही रमजानी तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। उस रोज शाम से थोड़ी देर पहले मैं झूरी के हमरा गल्ला मंडी समुंदरी की तरफ पहुंच गया। मैं रमजानी का सूरत आशना नहीं था, जबकि झूरी उसके एक एक खदो खाल से पूरी आगाही रखता था। वो उसे देखते ही पहचान जाता। जब हम आड़ती फैज अहमद की दुकान पर पहुंचे तो वो वहां मौजूद नहीं था। उसके एक मुलाजिम ने बताया कि फैज अहमद का घर गल्ला मंडी के करीब है। मैंने मुलाजिम को अपनी आमद की गर्ज नहीं बताई थी, मगर वो हमारे साथ मौजूद कांस्टेबल सद्दीक को देखकर समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैं आपको ये बताना भूल गया कि गल्ला मंडी समुंदरी के मुतल्लिका थाने से होते हुए मैं फैज अहमद की दुकान पर पहुंचा था। पुलिस डिपार्टमेंट में इस बात को बहुत अहम समझा जाता है कि जब आप अपने इलाके से बाहर किसी दूसरे इलाके के थाने की हदूद में कोई कार्रवाई करने जाएं तो वहां के थाने में इत्तला देनी पड़ती है। मुतल्लिका थाने का इंचार्ज अपने अमले में से किसी को साथ कर देता है ताकि वो लोग चूं चा ना करें जिन्हें तफ्तीश के मराहिल से गुजारना मकसूद हो। चुनाचे गल्ला मंडी से मुतल्लिका थाने से कांस्टेबल सद्दीक हमारे हमरा हो लिया था। मैं और झूरी सादा लिबास में थे, जबकि मज़कूरा थाने से कांस्टेबल सदीक यूनिफॉर्म में था। मैंने उस मुलाजिम से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया, मोहम्मद तुफैल। मोहम्मद तुफैल, तुम्हें फैज़ अहमद के पास काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 5 साल से ज्यादा हो गए हैं जी। पर बात क्या है जी, सब खैरियत तो है? अभी तुम कोई सवाल ना पूछो, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अच्छा जी। मैंने पूछा, अगर तुम्हें यहाँ काम करते हुए 5 साल हो गए हैं तो फिर तुम तमाम मुलाजमों को बड़ी अच्छी तरह जानते होगे। जी हाँ जी। कुल कितने मुलाजिम हैं फैज अहमद के पास? मुझे मिलाकर जी 5 बंदे हैं यहाँ काम करते। तुम्हारा नाम तो पता चल गया, बाकी चारों के नाम भी बताओ। वो बताने लगा, मुर्तज़ा, सफदर, मुश्ताक और मुनीर। और 3-4 दिन पहले फैज साहब ने एक नए बंदे को भी रखा है। जब उसने नए बंदे का जिक्र किया तो मैं चौंक उठा। मैंने इस्तफसार किया, क्या उस नए बंदे का नाम रमजानी है? अब तुफैल की चौंकने की बारी थी। उसने हैरत में कहा, आप कौन हैं? रमजानी को कैसे जानते हैं? क्या वो आपको भी कोई धोखा वगैरह देकर यहाँ आया है? मैंने उसके फड़कते हुए सवालात को नजरअंदाज करते हुए तहकमाना अंदाज में पूछा, क्या उसने किसी और को भी धोखा दिया है? वो 2-2.5 साल पहले फैज साहब के किसी और काम में लगा हुआ था। तुफैल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। फैज साहब उस पर बड़ा भरोसा करते थे।
پھر ایک دن پتہ چلا کہ حساب کتاب میں خاصی گڑبڑ ہے۔ جب فیض صاحب نے اس سے رقم کی کمی کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اسی دوران میں فیض صاحب کے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ رمضانی کو جوئے کی لت پڑ گئی ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ فیض صاحب اس سے اپنی رقم نکلوانے کی کوئی ترکیب آزماتے، رمضانی ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا فیض صاحب نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کہیں بھی نہ مل سکا۔ فیض صاحب نے اپنے نقصان پر صبر کر لیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دے رکھا ہے کہ وہ ایسے نقصانات سے پریشان ہونے والے نہیں۔ جب انہوں نے رمضانی کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دیا تو کوئی سال بھر پہلے ایک گاہک نے انہیں بتایا کہ اس نے رمضانی کو ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں ایک آڑتی کی دکان پر دیکھا ہے۔ فیض صاحب فوراً ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گئے اور اس آڑتی سے جا کر ملے جس کا ذکر گاہک نے کیا تھا۔ پتہ چلا کہ رمضانی کے حالات اچھے نہیں، وہ باقاعدہ کوئی کام نہیں کرتا، بس جوئے اور چھوٹی موٹی چکر بازیوں پر گزارا ہے، اور یہ کہ اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ رمضانی سے اپنی رقم وصول کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا مذکورہ آڑتی کی سفارش پر فیض صاحب نے اسے چھوڑ دیا۔ رمضانی نے اس وقت فیض صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا قرضہ اتار دے گا، لیکن پچھلے ایک سال میں وہ ایک مرتبہ بھی سمندری نہیں آیا، اور اب آیا ہے تو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کون سی کہانی؟ میں نے دریافت کیا۔ جناب، وہ بد دلی سے بولا، رمضانی نے فیض صاحب کو بتایا ہے کہ وہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتے ہوئے وہ پچھلے ایک سال میں ان کا ایک پیسہ نہیں اتار سکا، لہٰذا اب وہ ان کی منڈی والی اس دکان پر کام کرے گا۔ اپنی تنخواہ کی آدھی رقم وہ کٹوائے گا اور آدھی اپنی بیوی بچے کو بھیجے گا۔ اور تمہارے فیض صاحب اتنے ہی سیدھے ہیں کہ انہوں نے رمضانی کی بات کا یقین کر لیا اور اسے دوبارہ اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ جناب، فیض صاحب بڑے ہی نیک دل، ہمدرد اور خدا ترس انسان ہیں، طفیل نے بتایا۔ پتہ نہیں رمضانی نے کیسے روتے دھوتے انداز میں اپنی کہانی سنائی ہوگی کہ انہیں اس پر ترس آ گیا ہوگا۔ پھر میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں سعود آباد ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تھانے کا انچارج ہوں۔ غالب امکان یہی ہے کہ رمضانی اپنی بیوی اور بچے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد فرار ہو کر یہاں آیا ہے، اور میں اس کی گرفتاری کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا تمہارے فیض صاحب سے اس سلسلے میں تفصیلی بات کروں گا، لیکن تم نے جو معلومات فراہم کی ہیں اس کے بعد فیض سے ملاقات کی حاجت نہیں رہی۔ تم پہلی فرصت میں مجھے وہاں لے چلو جہاں وہ مردود ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ آئیں جی میرے ساتھ، وہ بڑے ولولے سے بولا۔ وہ ادھر منڈی کی پچھلی طرف ہی تو رہتا ہے، وہ بوڑھے میاں بیوی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ اسے کرائے پر دے رکھا ہے۔ میں کافی دیر سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جھوری بہت بے چین ہو رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا تھا کہ ہم رمضانی کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں، اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ میری موجودگی کے سبب خاموش کھڑا تھا۔ ہم غلہ منڈی سے نکل کر طفیل کی معیت میں آگے بڑھے تو سب سے زیادہ جوش و خروش جھوری کے انداز و اطوار میں دکھائی دے رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر رمضانی کے پاس پہنچتا اور اس کی گردن پر گھٹنا رکھ کر پوچھتا، توڑ دیا جائے یا پھوڑ دیا جائے، بول تیری گردن کو مروڑ دیا جائے۔ مگر میری وجہ سے وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ ہم جلد ہی اس گلی میں داخل ہوئے، طفیل کے بقول جہاں رمضانی ٹھہرا ہوا تھا۔ اس محلے کا نام اقبال نگر یا اقبال پورہ تھا، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا۔ میں نے طفیل سے کہا، تم ہمارے ساتھ آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو۔ حکم کریں جناب۔ میں نے کہا، ہم یہیں رکتے ہیں، تم کسی بہانے سے رمضانی کو گھر سے باہر نکال کر اس طرف لے آؤ، پھر میں اسے اپنی گرفت میں لوں گا، کیونکہ یہاں کے تھانے کا ایک باوردی اہلکار کانسٹیبل صدیق ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اس کا یونیفارم دیکھتے ہی بدک جائے گا اور یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگر وہ ڈر کر کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو میری ساری محنت کھو کھاتے چلی جائے گی۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا جناب، آپ بے فکر ہو کر اطمینان سے ادھر ہی رکیں، میں اسے گھر سے نکال کر لاتا ہوں۔ اس وقت شام ہو چکی تھی لیکن ابھی رات کا اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ میں اور جھوری تو سادہ لباس میں تھے، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ کانسٹیبل صدیق کا معاملہ دیگر تھا۔ میں نے اسے گلی کے نکڑ پر متعین کر دیا۔ یہاں کھڑے ہو کر وہ گلی میں ہونے والی سرگرمی کو تو بخوبی دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے دیکھ لیے جانے کے امکانات معدوم تھے۔ میں جھوری کو اپنے ساتھ لے کر چند قدم آگے آ گیا، یہاں سے اس کے گھر کے داخلی دروازے کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، جہاں ان دنوں رمضانی کا قیام تھا۔ ہم دونوں اس طرح روبرو کھڑے ہو گئے کہ جھوری کی پشت اور میرا منہ اس جانب تھا جدھر سے طفیل نے رمضانی کو لے کر آنا تھا۔
मैंने अपने टारगेट पर निगाह जमाते हुए झूरी से कहा, झूरी, ये तुफैल तो बहुत ही काम का बंदा साबित हुआ। हम जिस मकसद के लिए टोबा टेक सिंह से समुद्री आए थे वो पूरा होने ही वाला है। मुझे भी यही महसूस होता है जनाब। लेकिन जब ये मकसद पूरा हो जाए तो आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम झूरी? वो आजिजाना अंदाज में बोला, जनाब, गुलाबो तो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं कभी भी उसे अब हासिल नहीं कर सकूंगा। और इस बात के भी इम्कानात नजर नहीं आते कि मैं रमजानी से जुए में जीते हुए 2000 रुपए वसूल कर सकूं। अव्वल तो उसकी जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलेगी। दोम, आप उसे गिरफ्तार करके अदालत के हवाले करेंगे, जहां से वो सीधा या तो फांसी पर जाएगा या फिर उम्र कैद की सजा के लिए जेल चला जाएगा। हर सूरत में मेरे हाथ तो कुछ भी ना आया। तुम चाहते क्या हो, साफ साफ बताओ। सूरत हाल तुम्हारे सामने है। वो दोनों हाथों को फैलाकर मुझे दिखाते हुए बोला, जब हर सूरत में इन हाथों को खाली ही रहना है तो आप मुझे इतना मौका तो दें कि मैं अपने हाथों की खुजली मिटा सकूं। ओह, तो तुम रमजानी की मुरम्मत करके अपनी हाथों की खुजली मिटाना चाहते हो? मैंने घूर कर उसे देखा। वो जल्दी से असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी सरकार, और ये मौका इस काम के लिए बहुत मौजू है। वो मनहूस जैसे ही यहाँ पहुंचे, आप 10 मिनट के लिए उसे मेरे हवाले कर दें, और कुछ ना सही, मेरा कलेजा तो ठंडा हो जाएगा। मैंने चंद लम्हात की सोच विचार के बाद झूरी को उसकी ख्वाहिश पूरी करने की इजाजत दे दी, मगर तनबीही अंदाज में उस पर यह भी वाजिया कर दिया कि सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे तुम्हें, और इस बात का ख्याल रखना कि उसकी हड्डी पसली सलामत रहे और जाहिरी बड़ी चोट भी कोई ना लगे उसके बदन पर। आप फिक्र ना करें जनाब, मेरे लिए 5 मिनट काफी हैं। मैं आपकी हिदायत का भी पूरा ख्याल करूंगा। इधर जूरी की बात खत्म हुई, उधर मजकूरा घर में से दरमियाने कद का एक शख्स बरामद हुआ। तुफैल और उसके दरमियान कोई बात हुई, फिर वो दोनों हमारी जानिब कदम बढ़ाने लगे। मैं रमजानी को सूरत से नहीं पहचानता था, मगर सिचुएशन से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि तुफैल की हमराही में हमारी तरफ आने वाला रमजानी के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने झूरी से मुखातिब होते हुए कहा, तुम्हारा शिकार तुफैल के साथ घर से निकल चुका है। वो लोग जैसे ही तुम्हारी पुश्त पर पहुंचेंगे, मैं खनकार कर तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। तुम एक लम्हा भी जाया ना करना और शुरू हो जाना, और हाथ जरा होला रखना। झूरी कोई जवाब देने के बजाय अपने हाथों की मुट्ठियों को खोल बंद करने लगा। मंजर मेरे थाने की हवालात का था, और इस वक्त रात का 1:30 बजा था। हम कोई घंटा भर पहले समुंदरी से यहाँ पहुंचे थे, और ये बताने की जरूरत नहीं कि रमजानी को मैं गिरफ्तार करके अपने साथ ले आया था। मेरी इजाजत पाकर झूरी ने वहीं मोहल्ला इकबालपुरा में रमजानी की अच्छी खासी खातिर तवाज़े कर दी थी। बाकी कसर पिछले आधे घंटे में हवालदार खालिक चौहान ने पूरी कर दी। नतीजतन उस खबीस और खच्चर रमजानी ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया था। उसके इकबाली बयान के मुताबिक चंद रोज पहले जब एक रात वो अपनी बीवी नसीबो उर्फ गुलाबो को झूरी के हाथ जुए में हारने के बाद घर पहुंचा तो बहुत अपसेट था। जवारियों के अपने बनाए हुए कानून कायदे के मुताबिक अगर किसी शय को दांव पर लगाकर बाजी हार जाएं तो फिर हर सूरत में वो शय जीतने वाले के हवाले करना पड़ती है, चाहे वो बीवी ही क्यों ना हो। रमजानी को भी नसीबो अब झूरी के हवाले करना ही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। उसने झूरी से एक दिन की मोहलत भी इसीलिए ली थी कि वो इस दौरान नसीबो और गोशी को लेकर खामोशी से कहीं चला जाए। वो घर में दाखिल हुआ तो नसीबो को आवाज दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। फिर वो उसे ढूंढते हुए घर के आखिरी कमरे में पहुंच गया। उसने देखा नसीबो कमरे के फर्श पर चित लेटी हुई थी। उसकी छातियों पर से कमीज हटी हुई थी, और नन्ना गोशी उसके पेट पर औंधा पड़ा अपनी खुराक हासिल करने की कोशिश कर रहा था। नसीबो की बंद आंखें देखकर रमजानी यही समझा कि वो सो रही है। वो आवाज़े बुलंद उसे पुकारने लगा। जब इस पर भी नसीबों के बदन में कोई जुम्बिश पैदा ना हुई तो बजाय तशवीश में मुब्तला होने के उसे तैश आ गया। वो उकड़ू बैठकर नसीबों के कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ने लगा। वो उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश के दौरान में गोशी ने रोना शुरू कर दिया। वो पता नहीं कब से भूखा था। वो अपनी आंतें तर करने के लिए एक माखज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लिहाजा रमजानी की जारहाना कार्रवाई उसे जरा पसंद ना आई, और एहतजाजन उसने रोना शुरू कर दिया। रमजानी का जहन पहले ही बेहद परेशान था। इस सूरत हाल ने उसकी मत मार दी। उसने गोशी को खींचकर नसीबों के पेट पर से नीचे उतारा और एक तरफ फेंक दिया, और दोबारा झंझोड़कर नसीबों को जगाने की कोशिश करने लगा। और जब ही उसे एहसास हुआ कि नसीबों को जगाना अब मुमकिनात में नहीं रहा,
کیونکہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکی ہے۔ نصیبوں کی مردہ حالت نے جیسے اس کے پریشان ذہن پر بوکھلاہٹ کا ماؤنٹ ایورسٹ گرا دیا۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور گھبرا کر دروازے کی طرف پلٹا۔ اسی اندھا دھند پلٹ میں اس کا پاؤں ننھے گوشی کے پیٹ پر پڑا۔ اس معصوم نے ایک کربناک ہچکی لی اور بے آب مچھلی کی مانند تڑپنے لگا۔ رمضانی وحشت زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ گوشی کے بدن نے دو تین خوفناک جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا۔ رمضانی بنیادی طور پر ایک بے حس، خود غرض اور ظالم انسان تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اس صورتحال میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کہیں جانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، مگر اسے ایسے لگا کہ اگر وہ وہاں رک گیا تو پولیس اسے نصیبوں اور گوشی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے جائے گی۔ چنانچہ اس نے کمروں کے دروازے بند کیے، گھر کے بیرونی دروازے پر تالا ڈالا اور راتوں رات سعودہ آباد سے نکل گیا۔ وہ سعود آباد یعنی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے نکل کر کسی طرح سمندری پہنچا۔ اس نے فیض احمد آڑتی کو کیسے رام کیا، اس کی تفصیل طفیل نامی شخص نے مجھے بتا دی تھی۔ اس کیس کی تفتیش کے دوران میں ایک مرتبہ مجھے فیض احمد سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فیض صاحب، یہ کمبخت رمضانی آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ دھوکہ دے کر جا چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ یہ کوئی دانش مندی والی بات تو نہ ہوئی؟ فیض احمد کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ چہرے سے بہت ہی معقول اور شریف النفس دکھائی دیتا تھا۔ میرے استفسار پر وہ زیر لب مسکرایا اور دھیمے لہجے میں بولا، ملک صاحب، دانش مندی اور عقل مندی وغیرہ کا تعلق تو دماغ سے ہے، مگر میں دماغ کے بجائے دل کا استعمال کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں نے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان کی زبان کا اعتبار کرنا چاہیے۔ میں نے رمضانی کی بات کا یقین کر لیا تھا، اور وہ اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ 2 سال پہلے یہی رمضانی آپ کو کتنا بڑا دھوکہ دے کر یہاں سے فرار ہوا تھا، پھر بھی اس کے سکون اور اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا۔ وہ بدستور زیر لب مسکراتے ہوئے جب بولا، ملک صاحب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 2 سال پہلے رمضانی نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، مگر میرے پیش نظر یہ بھی ہے کہ 1 سال پہلے جب میں سعود آباد کی سبزی منڈی میں اس کے انتہائی پسماندہ حالات کو دیکھ کر اسے معاف کر چکا ہوں، تو پھر اس دن سے پہلے کی ہسٹری بھی صاف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا 5-6 روز پہلے جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر کے اسے دوبارہ اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ میرے وقتی نقصان کو قدرت نے کسی اور دروازے سے پورا کر دیا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ خوش اور خوشحال ہوں، اور یہ رمضانی جس کی نیت اور عمل کھوٹ سے خالی نہ ہو سکا، اس کا سب کچھ اجڑ گیا۔ یہ پھانسی نہ بھی لگ سکا تو عمر بھر کے لیے جیل کی آہنی سلاخوں اور سنگلاخ دیواروں کے پیچھے ضرور سڑے گا۔ مکافات عمل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انسان کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ضرور ملتی ہے۔ فیض احمد اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ مرد کامل اور زندہ دلی جیسے ٹائٹل جن لوگوں کے لیے بنے ہیں، اس کا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ اپنے عمل کی بنیاد پر رمضانی اگر تاریک تھا تو فیض احمد اسی تاریکی کا سینہ چیرنے والی روشنی کی کرن۔ میں نے رمضانی جہنم مکانی پر ایک تگڑا سا کیس بنا کر اسے حوالہ عدالت کر دیا۔